आपने ना एक आदमी सिंगा करके था, उसको ट्रेन किया था पावर लिफ्टिंग के लिए, उसकी कोई रजत दलाल के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो हुआ क्या था पूरा? जो रजत दलाल है ना, दलाल लगता है, तो उसने बोल दिया क्या तू ये हवाबाजी दिखा रहा है, डेली मार मार के दलाल की जगह दल्ला बोल दिया। तो उसी बात का फिर वो सारा। अगर देखा जाए रजत दलाल इज अ वेरी गुड पावर लिफ्टर। नहीं, क्यों? बेसिकली अगर हम बात करें पावर लिफ्टिंग कोई गेम है ही नहीं। हर गली में इंटरनेशनल प्लेयर बैठा है और हर गली में वर्ल्ड चैंपियन बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, एक पावर लिफ्टर दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर को जानता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप इन्फ्लुएंसर बन गए बहुत तगड़े, आप इंस्टाग्राम पे बोल रहे हो ये पाड़ दिया हमने, ये पाड़ दिया, वो पाड़ दिया, ओलंपिक में मेडल लिया हो ना भाई। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं बृजभूषण चरण सिंह जी, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, जो रेसलर ने प्रोटेस्ट किया था, और कभी भी ना एक क्लियर पिक्चर ही नहीं आई एग्जैक्टली हुआ क्या। कह रहे छेड़छाड़ हुई है। डोमिनेशन तो है, मेल डोमिनेशन वुमेन्स के ऊपर इन चीजों में है और हर जगह होता है। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक फिटनेस इंडस्ट्री से जिनका नाम है मनी शर्मा, जिन्होंने क्रॉसफिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और नंबर 1 पोजीशन हासिल की। एडेड ही इज 8th इन एशिया। अभी उन्होंने एक स्पोर्ट्स एनहांसमेंट मूवमेंट चालू किया हुआ है जिसका नाम है सेम फिटनेस एकेडमी, जहां पर वो एक इंसान को फिटनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। नॉट जस्ट फिटनेस, इस तरीके की फिटनेस ताकि वो ओलंपिक्स तक जा सके, ताकि वो एक अकेडमिकली स्पोर्ट्स को ले सके। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की, क्या इंडिया रेडी है ओलंपिक्स के लिए? क्या आजकल के बच्चों को उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जहां पर वो अपने आप को एक्सेल कर पाए? टेल पीपल अकॉर्डिंग टू यू, अगर तुम्हें किसी नए बच्चे को ज्ञान देना है ना कि भाई तू फिटनेस स्टार्ट कर रहा है, फॉलो दिस। तो अगर आप फिटनेस में नए हैं और फिटनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ट्रेन हार्ड की तरफ ना जाके ट्रेन स्मार्ट पे काम करें। एक ये पर्दा है, इसके पीछे खड़े होके क्या किया और आगे आके क्या किया कैमरे के बाद, हमको नहीं पता। तो भाई यार, तुम किसी को आज तक नहीं बताया मैंने ये पर्दा है यार। कह रहे ये पर्दा बता दिया, हमारी पोल खोल दी यार तुमने। वॉल पेपर है। अरे वॉल पे असली वॉल है। हाँ। Alright, ladies and gentlemen, this is No Filter with Nick and I have someone very enthusiastic with me. उन्होंने अपना एक फिटनेस रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है with the name called Sports Enhancement Movement, SEM। सही बोला ना मैंने? ठीक है। Welcome to the show. थैंक यू सर, आपका नाम क्या है? मनी शर्मा। मेरे को पता था, मैंने पूछा क्यों पूछा आपने? ऐसा ये नाम क्यों रखा है यार? This is a very funny name. मेरे भाई बहन का नाम हनी सनी, तुम मनी, इसलिए मेरा नाम मनी। ठीक है, हनी सनी मनी। हाय हनी सनी। अच्छा, ये मैं ना यार बहुत जनरल वे में स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं यार बोल दिया, इज इट फाइन? वी गो दिस वे, ठीक है। जो इस टाइम पे ना फिटनेस इज इक्वल टू स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो कभी कोचेस हुआ करते थे, आई डोंट नो उन्होंने सर्टिफिकेशन ली है या नहीं ली, उनके अब जिम बन गए हैं, ठीक है। वो अपने जिम खोल लेते हैं एंड दे स्टार्ट गिविंग यू वर्कआउट, ठीक है। दे स्टार्ट गिविंग यू डाइट्स, दे स्टार्ट गिविंग यू सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, जो मेरे ख्याल से ब्लड टेस्ट इन सब के बाद प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो ये जो एक कॉमन चैट जीपीटी वाला या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे निकाला हुआ हर एक पे अप्लाई किया जा रहा है, ये कितना हार्मफुल है? और लिटरली अभी तुम्हारे हिसाब से इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस टाइम पे? यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तुम उस पूरे गेम अंदर हो। व्हाट इज द सीन? अभी चल क्या रहा है? मैकेनिक्स, बॉडी मैकेनिक्स और इन सब चीज़ों से ज़्यादा आज तक एस्थेटिक ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। राइट। तो लोगों को जो दिख रहा है, लाइक अगर किसी की, सबसे लोगों का मानना हो गया जो जिसने बॉडी बना ली वही हमारी बॉडी बनवा सकता है। जेन्युइनली यस। उनको लग रहा है कि एजुकेशन और ये सब चीज़ें सेकंड चीज़ है, बट जो फर्स्ट है कि उसकी खुद की बॉडी होनी चाहिए। अगर मेरी खुद की बॉडी नहीं है और मैं वैसा ऐसा दिख नहीं पा रहा हूँ तो मैं किसी की बनवा भी नहीं सकता हूँ। आपने जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं सब बोलते हैं गलत है, या हर कोई बोलता है गलत है, मगर हम खुद ही कहते हैं कि इसकी खुद की नहीं है, हमारी क्या बनवाएगा? नहीं, जेन्युइन बात है। खुद नहीं कर पाया तो हमारा क्या करवाएगा? इसकी वजह से ही ऐसे लोग चल रहे हैं मार्केट में। उन्होंने एक गुरुजी आए, उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए, स्टेरॉइड लगाए और उन्होंने बॉडी बना ली अपनी। उसके बाद उन्होंने इन्फ्लुएंसर बने, बहुत बड़ी मार्केट में अपनी कंपनियां खोल ली, और उसके बिहाफ पे बहुत सारी जिमें चल रही हैं आज उनकी, और बहुत अच्छे चल रही है एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है और वो अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, बट उनके लोग उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे। क्यों? वो एस्थेटिकली उतना अपने आप को दिखा नहीं पा रहे।
लाइक अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, मैंने 10 साल सिर्फ यही पढ़ा है, अभी मैं PhD कर रहा हूं स्पोर्ट्स साइंस में ही। मगर अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर की बात करूं, लाइक मैं अगर मैं रोहित खत्री की बात कर लूं, तो लोग उसको ज़्यादा पूछेंगे एज कम्पेयर टू मेरे को। और हाँ, वो क्यों है? आरके फिटनेस वाला, आरके फिटनेस, वो क्योंकि क्यों है? एस्थेटिकली ही लुक्स गुड। हाँ, तो उन लोगों ने ये मान लिया है कि वो बॉडी बनवा सकता है, और जो हमने एजुकेशन करी है, सिर्फ 10 साल मैंने सिर्फ पढ़ा है उसके बारे में, वो सब उन्होंने इक्वल रख दिया। तो लोगों की भी इसमें उतनी ही गलती है जितनी मार्केट की गलती है, क्योंकि लोग अगर उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करेंगे और उन चीज़ों को ज़्यादा भाव भी नहीं देंगे, अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, तो ऐसा वो लोग बन ही नहीं पाएंगे। आपको पता है, मैं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन सच क्या है, सच कड़वा है। सच ये है कि हर लोग ना, मतलब जो दिख रहा है वो बिक रहा है, ठीक है। अगर आप उनके, मैं आरके फिटनेस का ही लेता हूँ, नॉट जस्ट टारगेटिंग देम, देयर आर मेनी पेजेस लाइक दिस, और जो ना तुम्हें एस्थेटिकली दिखा रहे हैं, या फिर विमेन एस्थेटिकली थोड़ा बॉडी शो कर रही हैं, तो सारे लोग ना उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर क्या होता है, जब तुम अट्रैक्ट होते हो, तुम्हारी फॉलोइंग बनती है, उसकी वजह से तुम्हारे जिम चलने शुरू होते हैं। तो दिस इज दी मैकेनिज्म। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए जेन्युइनली कि यार क्या ये बंदा फिट है, दिखने में ही इज लाइक ग्रेट, मुझे नहीं पता। मैं उसको अगर कहूँगा मेरे साथ आधा घंटा भाई भाग, मेरे साथ एक जॉग मार, आई एम नॉट श्योर उसकी हार्ट बीट कितने पे जाएगी, मेरी कितने पे जाएगी। तो सारी फिटनेस वहाँ पे आ जाएगी, तुम्हारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सारी। मुझे पहले एक और सिंपल चीज़ बताओ, हु इज़ ट्रूली फिट? एक ट्रू फिट इंसान कौन होता है? जो अपने डेली रूटीन के काम कर सकता है विदाउट एनी फटीक, और उसके पास सम काइंड ऑफ एनर्जी रहे ताकि वो इमरजेंसी में उसको यूज़ कर पाए, वो एक फिट आदमी है। और ऐसा नहीं है कि लाइक अगर मेरे एस्थेटिकली मैं बहुत फिट दिख रहा हूँ, और अगर मेरे को आप कहो रनिंग करते हैं तो मैं रनिंग नहीं कर पाऊँ। आप मुझे कहो कि मैंने सिर्फ वेट मार सकता हूँ, अगर आप मेरे को कोई भी कैलिस्थेनिक की चीज़ कहो तो मैं वो नहीं कर पा रहा, या कोई भी अलग काइंड ऑफ ट्रेनिंग अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं फिट नहीं हूँ। मेरे को हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी गेम नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, तो आपकी वेट लिफ्टिंग गेम नहीं है, आपको प्रोफेशनल नहीं होना, बट उसमें आना चाहिए। आपको रनिंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, तो आपको हर डोमेन आपका फिजिकली फिट होना चाहिए, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, आपका सब बैलेंस होना चाहिए। लाइक हम डाइट की बात करते हैं जब, तो हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, वैसे ही बैलेंस्ड फिटनेस कंपोनेंट। अच्छा, जिसमें डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, ये सब बैलेंस्ड होते हैं जितने प्रोपोर्शन में चाहिए। बट हम फिटनेस में मानते हैं, अभी लोगों ने क्या कर रखा है कि एस्थेटिक को सबसे डोमेन पे ले आए हैं, और जो जितने फिटनेस, एजिलिटी, इन सब को बाद में कर दिया है। मनी भाई, मुझे एक बात बताओ, आपने किसी इन्फ्लुएंसर को ट्रेन किया जो कभी इन्फ्लुएंसर नहीं था या पहले से था? किसी को ट्रेन किया? क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? मैंने बड़े बड़े एथलीट्स को और इन्फ्लुएंसर को भी ट्रेन किया है, लाइक पूजा तोमर, जो UFC की ओनली वुमेन है जो UFC में फाइट करती है। आई फॉलो हर। हाँ, मैं UFC बहुत डेडली फॉलो हाँ, करता हूँ। मैंने उनको भी ट्रेनिंग कराई है। मयंक डागर जो IPL में क्रिकेट की टीम में है, उनको भी मैंने ट्रेनिंग कराई है। और ऐसे बहुत सारे हैं जो MNF खेलते हैं। और व्हाट इज MNF? मैट्रिक नाइट फाइट, लाइक ये MMA की ही एक वो है जो एक टूर्नामेंट करवाती है। ये आपको हॉटस्टार और इन सब पे भी दिख जाएगी। अच्छा। इनमें बहुत सारे MMA के प्लेयर खेलते हैं। ओके, ठीक है। एंड यूजुअली व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज आई जस्ट वांटेड टू पुल आउट अ स्टोरी। कोई दिलचस्प किस्सा है किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी भी इंसान के साथ, यू फील यार दिस इज द मोटिवेशनल थिंग जो मुझे शेयर करनी चाहिए? लाइक अभी पूजा तोमर की हमने बात करी थी, तो उनके इंजरी होने के बाद भी वो एक ऐसे उनका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे करना है तो करना है। अगर आप उनको बोलोगे कि नी में इंजरी हो रखी है तो ये मूवमेंट हम नहीं करते हैं, और आप सबको एक अलग मूवमेंट दे रखी है और उनको बोलो कि नी की इंजरी की वजह से आपको नहीं करनी है, तो सी इज़ लाइक नहीं, यही करते हैं। तो वो एक मोटिवेशन, एक प्लेयर वही बना रहा है कि जो उनका माइंडसेट है। तो किसी भी अगर कोई एथलीट है, कोई प्लेयर है, या जो भी वो एक काम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट बहुत तगड़ा है। डू यू थिंक कि फिटनेस में माइंडसेट ज़्यादा प्ले करता है? फिटनेस में माइंडसेट बिल्कुल प्ले करता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर चीज़ में पहले माइंडसेट आता है। अगर हम देखें, लाइक अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर मुझे कोई घर बनाना है तो सबसे पहले कहाँ बनेगा? दिमाग में।
दिमाग में बनेगा। तो आपको अगर आपको दैट इज मैनिफेस्टेशन, राइट? हाँ नहीं, मैनिफेस्टेशन तो है, बट अगर मेरे को पहले एक स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर मुझे फिटनेस में एक गोल सेट किया मैंने, तो मुझे पता लगा ना कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पहुँचना है, तभी तो मैं स्टार्ट कर पाऊंगा। तो माइंडसेट सबसे पहले आया, उसके बाद मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया। और जब मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मेरा एंड गोल मैंने एक सेट कर लिया, तो जब सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि फिटनेस ऐसा नहीं है या कि आप कर रहे हैं तो आप फिट होते ही जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि आप बीमार हो गए, वर्क लाइफ के थ्रू आप थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, डाइट थोड़ी सी बिगड़ेगी। तो सबको ऊपर नीचे जब बैलेंस करते रहोगे तो माइंडसेट ही कंट्रोल कर पाएगा। हमने सोचा कि मैंने फिट होना है, एक एग्जाम्पल सेट किया, तो एक सीधी लाइन नहीं है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और सीधा एंड गोल पर पहुँच जाऊँगा, जो भी मैंने सेट किया। मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट ना सनक है। माइंडसेट में ना एक सनक होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक ना टर्म है कॉल्ड निश्चले तत्वम, दिस इज़ अ योगा टर्म। वो ना हर चीज़ पे लागू होती है। निश्चले तत्वम का मतलब होता है जो तुम सोच लो वही, और कुछ नहीं। इट मीन्स अगर दिन है ना तो दिन है, रात कभी भी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है या पॉइंट ए से पॉइंट डी जाना है, ठीक है, और बीच में बी सी आएगा, मैं चलता जा रहा हूँ, बी आया, बी ने मुझे कहा मैं इस रूट पे हो जा, मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा। तुम चलते रहते हो। सी आता है कुछ और कहता है, लेकिन तुम डी तक चलते रहते हो, तो उसको कहते हैं निश्चले तत्व। नो मैटर वॉट, तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो जाए, तुम्हारे नियर डियर्स पास अवे हो जाए, तुम्हारे हाथ कट जाएं, तुम मरने के गार पर हो, तुम चलते रहोगे, दैट इज निश्चले तत्वम, और तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे। नहीं तो तुम कहीं रुके, तुम वापस इधर आ जाओगे, तो तुम जिंदगी में सर्कल्स में घूमते रहोगे। काफ़ी बार तुमने गीता में भी सुना होगा, कहा है कि तुम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। ये वही चक्रव्यूह है, उससे बाहर आने का मतलब होता है निश्चले तत्वम। अपना गोल सेट करो, चाहे तुम मर जाओ उसको अचीव करते हुए, वो करते रहो। लेकिन वैसा सनक, वैसा गूदाना बहुत कम लोगों में है, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जो निश्चले तत्वम पाथ के ऊपर है, जिन्होंने, मैंने देखा कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, वो चाहता तो बहुत ईजी लाइफ जीस, नहीं, उसने वो टच भी नहीं की। फोकस सिर्फ वहीं चलते जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता वो क्या अचीव करेंगे, लेकिन वो खुश हैं उस चीज़ के अंदर, निश्चले तत्वम। तो वही 1% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में जो आज एक लेवल पर बैठी हुई है, और जिनको सब एक अलग और एक से जानते हैं। भाई जैसे मैंने निश्चले तत्वम बताया, हैज़ देयर बीन एनीवन और मे बी योर एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में कि आई वाज ऑन द राइट पाथ कि यही करना है जिंदगी में? ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में? मेरे को बचपन से प्लेयर बनना था। तो जैसे सबका होता है, एक सपना होता है कि किसी को एजुकेशन में बेस्ट करना है, किसी को, तो मुझे एज एन एथलीट कुछ बड़ा करना था। तो मैं फर्स्ट क्लास से ही मैं स्पोर्ट्स में आ गया था। तो उसके बाद मैंने टाइकोंडो कई साल किया, 4 साल नेशनल गोल्ड भी मारे टाइकोंडो में। देन उसके बाद एज एन बॉडी मेरी अडेप्ट नहीं कर रही थी टाइकोंडो को, क्योंकि लंबे हाइट वाले लोग चलते हैं टाइकोंडो में। मेरी हाइट जो थी, मेरी बायोमैकेनिक्स था, वो रेसलिंग के लिए बना था। अच्छा, ये सब चीज़ें तब पता लगती है जब आप एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं। तो मगर मुझे उतना उस टाइम पर नहीं पता था, अब धीरे धीरे पता लग रहा है। तो मैं क्रॉसफिट में आ गया, और वो भी क्रॉसफिट में ऐसे नहीं आया था कि मुझे क्रॉसफिट करना है। वो गलती से कैसे आया कि मुझे टाइकोंडो में किसी ने मुझे कहा कि लेग स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे इम्प्रूव करनी है। तो मैं पूरे दिन स्क्वाट मारता रहता था, पूरे दिन मैं रनिंग करता रहता था, क्योंकि उस टाइम पर अभी सबने सीखा है, सुना है कि ट्रेन हार्ड, कि जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। स्मार्ट तरीका पता ही नहीं था उस टाइम, हमारे लिए था ट्रेन हार्ड। तो पूरे दिन करता रहता था। तो मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई, मेरी बॉडी उन चीज़ों को अडेप्ट कर गई। तो मैं क्रॉसफिट में एक इवेंट था, मैं क्रॉसफिट में पार्टिसिपेट करने गया। वहाँ मुझे पता लगा मेरी बॉडी क्रॉसफिट में बहुत अच्छा काम कर रही है। देन मैंने क्रॉसफिट को आगे कंटिन्यू किया, और क्रॉसफिट में फिर मैंने इंडिया में नंबर 1 रैंक बनाई, और एशिया में 8th रैंक बनाई, जो टिल डेट आज तक भी पूरे इंडिया में कोई नहीं बना पाया है। इज इट अ टाइम स्पैन? कोई एक होता है ना क्रॉसफिट का, 2018 में एक क्रॉसफिट का चैलेंज होता है जिसमें कोई टाइम स्पैन में खत्म करना होता है कुछ। हाँ, उसमें कुछ वर्कआउट्स होते हैं। लाइक आपको एक वर्कआउट दिया कि आपके पास 7 मिनट है, आपको जल्दी से जल्दी, जो जितना जल्दी करेगा वो जीत जाएगा। फिर कुछ ऐसे वर्कआउट्स होते हैं जिनमें आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया, लाइक आपके पास 10 मिनट्स है,
एक नॉर्मल एग्जांपल कि आपको राउंड मारने हैं किसी स्टेडियम के, आप 10 मिनट में सबसे ज्यादा कौन राउंड मारेगा? तो कोई हो सकता है 10 मिनट में 8 रन मारे, कोई 12, कोई 12, कोई 15 ऐसे। और एक होता है कि आपके पास 5 राउंड्स करने हैं आपको और मैंने 10 मिनट्स दे दिए, तो कोई 5 राउंड कोई 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा, कोई 2 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे डिफरेंट वर्कआउट होते हैं। तो वो क्रॉसफिट में मैंने उसमें पार्टिसिपेट आप किस चीज में बेस्ट थे? नहीं, वहां पर कॉम्बिनेशन चाहिए। अच्छा। क्रॉसफिट इज आपको हर डोमेन फिट करना है। आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, साइकिलिंग भी आनी चाहिए, रनिंग भी आनी चाहिए, जिम्नास्टिक भी आना चाहिए, आपको वेट लिफ्टिंग भी करनी है, पावर लिफ्टिंग भी करनी है, आपको पूरा ऑल ओवर फिट बनना है। एक पार्ट होता है ना क्रॉसफिट के अंदर की, जैसे मैं स्नैच लेता हूँ, मेरा स्नैच बहुत, मेरी ये थोड़ा उसमें भी एक फोटे होता है, तो वो वाज योर फोटे? मेरा वेट लिफ्टिंग थोड़ा डोमेन था बिकॉज ऑफ मेरी बॉडी मैकेनिक्स, क्योंकि मैं शॉर्ट हाइट में था, और जो वेट लिफ्टिंग है वो शॉर्ट गेम है, और मेरे जो फाइबर्स हैं वो टाइप 2 फाइबर्स हैं। उसमें क्या होता है, आपको जो जान वाली गेम्स हैं, स्ट्रेंथ वाली, पावर वाली, उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वैसे ही टाइप 1 होते हैं, उसमें एंड्योरेंस वाले ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। मेरी बॉडी में टाइप 2 है, इसलिए मैं स्ट्रेंथ वाले काम ज़्यादा अच्छे कर पाया, इसलिए क्रॉसफिट में भी वेट लिफ्टिंग में मेरी एक्सपर्टीज थी। बट एक नंबर 1 रैंक लाना, जस्ट ये बहुत हल्के में बोल दिया तुमने कि यार मैं वो करता था, फिर मेरे को लगा अच्छा है तो मैं नंबर 1 रैंक ले आया, बट इसके पीछे हार्डवर्क जो था वो क्या था? मतलब हाउ वाज द हार्डवर्क? अभी हमने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बात करी थी एक सनक की, और जो आपने बताया था कि आपको जिद है किसी चीज की, तो जिद थी। एक ऐसा ही एक इवेंट था जिसमें सब 25 ईयर अबव थे। आई एम ओनली वन जो 17 ईयर ओल्ड था, और वहाँ पर डेडलिफ्ट करनी थी 120 kg से, और बॉक्स जंप करनी थी और टोस्ट टू बार करने थे। तो 10 रेप्स डेडलिफ्ट, 10 टोस्ट टू बार, 10 बॉक्स जंप, और 7 मिनट में मैक्सिमम राउंड, जैसे अभी बताया कि मैक्सिमम राउंड निकालने हैं आपको। तो मैंने वो इवेंट कंप्लीट किया, और मैंने आज तक वो वेट टच नहीं किया था पहले कभी, और वो सनक थी कि मुझे करना है। वो इवेंट खत्म करने के बाद मैं वहीं की वहीं गिर गया, और मैं मेरी पूरी बॉडी श्रिंक कर रही थी, और मैं घर भी गाड़ी में डाल के लाया गया। उसके 15 दिन बाद तक मैं उठ नहीं पाया, मगर मेरी सनक थी जो मुझे वो काम करवा रही थी कि वो बस मुझे अचीव करना है। और वहाँ पर मैं टॉप 10 में भी आया उस इवेंट में। उसके बाद एशिया रैंक और ये सब बना, मगर उस दिन जिद पकड़ ली थी कि अब ये टॉप 10 नहीं चाहिए, टॉप 1 चाहिए। तो उसके लिए क्या वर्कआउट स्टार्ट किया? तो पहले रिकवरी से रिहैब किया और पूरा इंजरी को रिकवर किया, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, एजुकेशन ली, उसके बेसिस पर लोगों को जाना उन चीज़ों में कि कौन उसमें एक्सपर्ट है, कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और उसके बाद पूरी चीज़ों को सेट किया और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया। आपकी ना एक वाइल टॉकिंग बाहर तो मुझे पता चला कि यू यूज्ड टू गेट अप अराउंड 3 साइकिलिंग चले जाते थे। व्हाई यू नॉट टेलिंग? तुम बता क्यों नहीं रहे हो लोगों को? वो बेसिकली क्या था कि जब दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता था कि करना है, तो नींद ऐसा था। क्या रूटीन रहती थी एक मुझे रूटीन से वॉक थ्रू करना कि मतलब कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, खाते पीते क्या थे? मैं अगर स्कूल टाइम की बात करूं, मैं अराउंड 3:34 उठ जाता था। उसके बाद पूरी ट्रेनिंग करता था, लाइक सबसे पहले 10 किलोमीटर रनिंग, फिर जिम में जाके पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फंक्शनल ट्रेनिंग जो भी उस टाइम पर सूटेबल होता था वो करता था। फिर घर आता था, फिर नहाता था, फिर पूजा करके अपने स्कूल भागता हुआ स्कूल जाता था। मेरे पास सब चीज़ थी, स्कूटी थी, साइकिल थी, सब चीज़ें थी, मगर मैं जानबूझ के 2 किलोमीटर स्कूल दूर था, मैं भागता हुआ रनिंग करता हुआ जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी टाइम मुझे मिस नहीं करना ट्रेनिंग का। ये ट्रेनिंग का पार्ट बन गया, ये ट्रेनिंग का पार्ट बन गया। तो मैं रनिंग करता हुआ स्कूल जाता था। फिर जब स्कूल में पढ़ाई होती थी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बस मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठता था, जो टीचर बताती थी मैं वो ढंग से सुन लेता था। मुझे लगा जब फो बोला ना, मुझे लगा कि मैं फर्रे बना लेता था। मुझे ऐसा साउंड किया क्योंकि मैं करता था ये भाई। तो मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठता था, बस टीचर जो पढ़ाती थी मैं अच्छे से सुन लेता था। फिर उसके बाद घर आके फिर मैं ट्रेनिंग करने जाता था द्वारका से मुनीर का। अच्छा, ओह, 20-22 किलोमीटर। तो फिर वहाँ ट्रेनिंग करके स्कूल से आए, लंच किया और वापस ट्रेनिंग के लिए चले गए। फिर 10 बजे के अराउंड वापस घर आता था, सो जाता था, फिर सेम डेली ऐसे ही फिर चलता रहता था। तुम 5.5-6 घंटे मैक्सिमम सोते थे बस? हाँ, और उस टाइम पर क्या था, अगर कभी बहुत बार ऐसी चांस हुआ है मेरे साथ कि वहाँ पर बस का इंतजार करता था मैं मुनीर का में, तो मेरा घर वहाँ से अराउंड 18-20 किलोमीटर है। तो कभी ऐसा लगता था बस नहीं आई 10-15 मिनट, तो मैं खड़े खड़े बोर हो जाता था, तो मैं रनिंग करते हुए घर आ जाता था, और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो उस टाइम पे वो सनक थी कि बस कोई पता ही नहीं लग रहा
कि कैसे बॉडी काम कर रही है, क्या कर रहे हैं, बस चल रहा है शरीर, हम साथ दे रही है, बॉडी चल रही है। अभी अगर आप देखते हो पीछे क्या गलतियां की हैं, क्या बेटर, अगर तुम्हें मैं वो टाइम में थोड़ा पीछे भेज दूं विद दिस नॉलेज यू हैव, जो तुमने पढ़ाई की है, तुम क्या रीडू करते इस चीज को? ट्रेन हार्ड की जगह ट्रेन स्मार्ट करता तो मैं शायद ज़्यादा बेटर कर पाता, मगर मुझे ऐसा लगता है जहाँ मैं हूँ मैं बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही है। मुझे एक और चीज़ बताओ, ये दिस इज़ माई व्यू। तुमने कहा मैं 3:30 बजे उठता था। मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे अभी टीन एज में हैं, वो 3:30 बजे सोते हैं, ठीक है? यू सी द जनरेशन चेंज, कहाँ कहाँ जा रहा है ये भारत? मतलब डू यू थिंक अभी भी कुछ ऐसे लोग हम मोटिवेट कर सकते हैं जो ये फ्लिप कर दें और हम बेटर एथलीट्स बना सकें, बेटर फिटनेस की तरफ लोगों को ले जा सकें? क्योंकि 3:30 बजे सोना और उठना इज टोटली अनदर वर्ल्ड। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारी बॉडी चलती है सन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम सुबह रात के जब 3:30-4 बजे बताया, जब हम सो रहे हैं उस टाइम पर हमारे हार्मोन हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सनराइज हो रहा है और उस टाइम हम सो रहे हैं। तो आप जब सो भी रहे हो ना, आपकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके जो न्यूरॉन है वो उतना अच्छा फंक्शनिंग नहीं करेंगे, ठीक है? और मैं बच्चों से ज़्यादा घर वालों की गलती मानता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि मान लो कोई बच्चा रो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको फ़ोन दे देते हैं। पहले क्या होता था, हम उसको खिला रहे हैं या सब साथ में रहते हैं तो कोई ना कोई उस बच्चे को पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो हम उस बच्चे को कुछ ना कुछ करके वो चुप हो जाता था। अब सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल रखा है, खाना खा रहा है बच्चा तो फोन दे दो, चुप रहेगा, आराम से खाना खा लेगा, ठीक है? हर चीज में हम बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं, उससे उसके जो न्यूरॉन है वो उतने अच्छे कभी बन ही नहीं पाए, ग्रोथ ही नहीं हुई उनकी। जो स्टार्टिंग आपका चाइल्डहुड होता है तो उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको आदत हो गई फ़ोन की, स्क्रीन की। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वो अभी जनरेशन चेंज हो रही है तो वो फ़ोन में और ज़्यादा घुस जाएंगी और वो उतना प्रोडक्टिवनेस निकाल ही नहीं पाएंगी जितना था। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी बेसिस पे तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, मगर साइकोलॉजिकल बेस पे देखोगे तो आप लोग गड्ढे में घुसते जा रहे हैं। क्यों? आप देखो, पहले हमने डिप्रेशन, आपने कभी पहले सुना था कि डिप्रेशन हो गया उसको या उसको? आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकल हम वीक हो रहे हैं, अगर आप पहले ये चीज़ें सोचने की कोशिश करोगे। नहीं, मैं एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, बिल्कुल, ठीक है? पहली चीज़, डिप्रेशन ना पहले भी था, ठीक है? एंग्जाइटी पहले भी थी, इट इज़ जस्ट कि लोग ना अवेयर नहीं थे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले क्या होता था, तुम्हारी जो रीच थी ना, एक इंसान की रीच थी, एक लोकल सोसाइटी तक ही थी। शाम को मेरी मम्मी थी, वो उनका ग्रुप था, एक औरतें सारी बैठ जाती थी, शाम के टाइम अंधेरा होते घर आ जाते थे, तो वो ही सोसाइटी थी। अभी क्या है, मेरी वाइफ जैसे है, उसकी सोसाइटी क्या है, वो कनेक्टेड है भाई, किसी से साउथ दिल्ली में, किसी से नॉर्थ दिल्ली में, किसी से वेस्ट, तो वो कभी वहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, सोसाइटी एक्सपैंड हो गई, तुम रीच कर पा रहे हो, तो तुम्हें ना फिर इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, तुम्हें पता चलता है कि अगर मेरे को घबराहट हो रही है या फिर मेरे को पैल्सिपिटेशन हो रही है, इट कुड बी एंग्जाइटी, मैं थोड़ा अकेले में ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ, मेरा कई चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कुड बी ए डिप्रेशन। पहले भी होता था, लोगों को उसके नाम नहीं पता थे, इस टाइम पे लोगों को उसके नाम पता है। और ना मैं इस चीज़ के ऊपर एक और बात करना चाहूँगा कि ना अभी लोग एब्स चेस करते हुए ना मेंटल हेल्थ को भूल गए हैं। जो आपकी इंडस्ट्री है ना, मैं आपको इसके लिए भी जिम्मेदार मान रहा हूँ, ठीक है? आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट जो फिटनेस इंडस्ट्री है इस टाइम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, वो सेलिब्रेट करती है एस्थेटिक्स, वो सेलिब्रेट करती है कितना अच्छा दिख रहा है, वो कितना अच्छा उसके कट्स हैं बॉडी के ऊपर, वो ये सेलिब्रेट नहीं करती कि वो इंसान फील कैसा कर रहा है। अगर तुम जेन्युइनली देखोगे ना, मैं किसी इंसान से पूछता हूँ भाई यू लुक गुड, लेकिन मैं पूछूंगा भाई हाउ आर यू, वो कहेगा आई एम फाइन। हर लौंडा कहेगा आई एम फाइन, और जेन्युइनली आई एम फाइन के पीछे पता क्या होगा यार, मेरी इससे लड़ाई हो गई है, मुझे इसका कर्जा देना है, या फिर मैंने ये लोन लिया हुआ है, या फिर बहुत सारी चीज़ें उसके हार्ट के ऊपर ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक तरफ वो दिख रहा है मुझे 100 किलो की बेंच मार रहा है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है जो उसकी चेस्ट पे हैवी वेट पड़ा है ना, वो मुझसे शेयर करते। ये हर लड़के की कहानी है, और वो शेयर नहीं करता ये चीज़। जिस टाइम वो शेयर करने लग जाएंगे ना, वो चीज़ें ईजिली निकलने लग जाएंगी। इट्स जस्ट दैट हम वो एनवायरनमेंट ही नहीं बनाते। आपने एक बात कही थी कि हम ना मजाक उड़ाते हैं, अरे इसके दिमाग में कुछ है, जेन्युइनली, क्योंकि हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, भाई उसका 17 का डोला हो गया, भाई उसकी एब्स निकल आई, उसकी थाइज देख यार। कभी सेलिब्रेट किया भाई उसकी मेंटल एंड्योरेंस देखी है? और हम एक और चीज़ करते हैं कि
यार स्ट्रेंथ पता है क्या है, जो हमारी सोसाइटी ने, आई एम सॉरी मैं गाली दूंगा, जितने चूतिए लोग हैं ना, उन्होंने एक चीज़ बना दी है कि भाई अगर तुम दर्द में हो और तुम सब झेल रहे हो और तुमने उफ तक नहीं की तो तुम तगड़े हो। नहीं, तुम तगड़े नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम उस चीज़ को अपने दोस्त से हेल्प कर रहे हो, या फिर तुम उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हो, या फिर वो चीज़ किसी से शेयर कर रहे हो, तब तुम तगड़े हो, तब तुम ब्रेव हो। नहीं तो तुम मर जाओगे। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विच इज़ ब्यूटिफुल इन लुकिंग बट एक्चुअली अ डिजास्टर। तो जैसे अभी मैंने कहा था, और आप मेरे पेज पे भी जाके देखेंगे, मैं पहले माइंड सेट को और आपके थॉट्स को ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देता हूँ। मैं कभी भी एस्थेटिक को प्रेफरेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है, आपने जैसे आप भी बात करी कि पहले भी होता था, तो हम अगर कोई भी बात करते हैं, हम रिसर्च भी करते हैं, तो हम परसेंटेज वाइज में बात करते हैं। हाँ जी। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ पहले भी होती थी और पहले भी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, बट कितनी परसेंटेज वाइज थी और अभी कितनी डेवलपमेंट हुई हाँ है, जी। कितनी पहले थी और अभी कितनी डेवलपमेंट हुई है। अभी अवेयरनेस की वजह से वो और ज़्यादा, जिसको ज़्यादा। नहीं है तो वो उस चीज़ों को बना रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं हो, अगर मान लो पहले अगर किसी को नहीं भी पता ना, अब जो आप लोगों को देखोगे ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि वो सच में उन चीज़ों को हैंडल आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसका एक रीज़न अवेयरनेस, जैसे आपने बताई, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अवेयरनेस उसकी हो रही है, ठीक है। मगर जो लोग थोड़ा मेंटली उन चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पा रहे, और जिसके पास लग्जरी इन द सेंस जिसके पास टाइम है उन चीज़ों को सोचने का, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। अगर आप देखो, आई लव द वे यू सेड लग्जरी, और जिनके पास टाइम है, क्योंकि आजकल टाइम ही लग्जरी है। टाइम ही लग्जरी है, ठीक है। आप देखोगे कि अगर किसी के पास सब कुछ मिल गया आपको बैठे बैठे, आप क्या करोगे? आप सोचोगे, आप खाली किस वे में सोचोगे वो डिपेंड करता है। आप उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहोगे, वो बिल्कुल प्रोडक्टिव बन जाएगा, ठीक है। आप उसको नेगेटिव वे में ले जाना चाहोगे, आप उसको नेगेटिव वे में ले जाओगे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे जो आसपास लोग हैं, या तुम जिनके साथ उठते बैठते हो, जिन लोगों के साथ, या फिर जो चीज़ें पढ़ते हो, वो डिसाइड करते हैं कि तुम कैसा सोचते हो? वो आजकल सबसे पहला हो गया कि आप सराउंडिंग को, मैं अपने घर में हूँ ना, मेरे सराउंडिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मैं अपनी सराउंडिंग चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैं बैठे बैठे यूएसए वाले बंदे को, जो सबसे पावरफुल है माइंड से, ठीक है, उसके थॉट्स, उसकी स्पीच वैसी है, मैं उससे कनेक्ट हो सकता हूँ। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है वो भी मतलब हमारे क्वेश्चनों के आंसर दे। यूट्यूब पे इतनी वीडियो बनी हुई है, तो आप सराउंडिंग की, आजकल सराउंडिंग तो बहुत आराम से चेंज हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल, जिनके पास बिल्कुल कुछ शेयर मार्केट या बिजनेस के उसमें है ही नहीं। आजकल फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं फैमिलीज में। उसका रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो आप टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ कर रहे हो, उसके बिहाफ पर आप देखो, रील आ रही है आजकल, सारी रील ज़्यादा कौन सी चल रही हैं जिसमें ऐसा होता है कि तुझको अभी बहुत काम करना है, चल परिंदे उठ खड़ा हो, ठीक है। जो सैड वाली है उन पे बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो? क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो, डिप्रेशन में आपको जो गाने आपने कभी सुने नहीं है ना, या जब तो आपका कभी ब्रेकअप हुआ, तो उन गाने के मतलब समझ आने लग जाएंगे आपको उन चीज़ों से कनेक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। मगर और जैसे जैसे सुनोगे ना, आप निकलने के बजाय उस चीज़ में घुसते चले जाओगे। मनी भाई, मुझे एक चीज़ बताओ, गिव मी एन एडवाइस, और गिव एडवाइस टू ऑल द यंग पेरेंट्स जो चाहते हैं उनके बच्चे ना एथलीट बने। हमारे टाइम पे ये नहीं था, हमें जो स्पोर्ट्स पसंद आता था वहाँ डाल के दिया, हम खुद लड़ के चले गए। इस टाइम पे जैसे आपने बात की थी कि फाइबर 2 टाइप के होते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंगली, बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है, एक इंसान अपने बच्चे में वो कैसे मेजर करे कि उसको उस स्पोर्ट्स में डाले ताकि वो एक्सेल कर पाए, कुछ ऐसे साइंस बता सकते हैं? ये आउट ऑफ इंडिया पहले से ही कल्चर है कि बच्चा ऐसे डिसाइड नहीं करता कि जो पसंद आ रही है या जो घर के पास है, वहाँ पर सारे टेस्ट होते हैं। पहले फाइबर के टेस्ट होते हैं कि कौन से फाइबर हैं, फिर बॉडी ज़्यादा अच्छा किस में परफॉर्म कर रही है, एजिलिटी अच्छी है, मोबिलिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, पावर अच्छी जनरेट कर पा रहा है, और अपर बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी है, लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी है। तो ये बाहर पहले होता था। इसी को चीज़ों को देखते हुए इंडिया में अभी मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी है जिसमें हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं बच्चों का।
आप घर पर अगर कोई भी चीज आप बच्चे का करियर सेट कर रहे हैं ठीक तो है, पेरेंट्स घर पर खुद कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा डिसीजन। ट्रू, तो उसमें हमने एक्सपर्ट टीम हायर करी है पूरी, और पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हम बच्चे का पूरा चेक करते हैं, सारे टेस्टिस करते हैं। टेस्टिस फिजिकल वाइज कि पहले हम चेक करते हैं अपर बॉडी लोअर बॉडी, फिर किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, शॉर्ट गेम या लॉन्ग गेम ड्यूरेशन, पावर ज़्यादा अच्छा जनरेट कर पा रहा है या स्ट्रेंथ अच्छी है, दोनों में फ़र्क है पावर और स्ट्रेंथ में भी, एजिलिटी अच्छी है या कोऑर्डिनेशन या उनका कॉम्बिनेशन। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक सर्टेन उस पे डिसाइड करते हैं कि इन बच्चे के लिए ये 5 गेम अच्छी है और वो बच्चा इस गेम में जा सकता है। तो हम किसी भी पेरेंट्स को अपने 10-5 जो भी गेम है बच्चे के टेस्ट के थ्रू वो हम चेक करके बता देते हैं कि ये गेम बच्चे के लिए अच्छी है, आप इनमें से किसी भी 4 या 5 गेम्स में आप किसी में भी डाल सकते हैं। ओके, फिर उसके अकॉर्डिंगली बच्चा वहाँ पर पार्टिसिपेट कर कर अपनी बेस्ट आउटपुट निकालता है। क्योंकि क्या होता है, बच्चा मेहनत कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, बट बॉडी उसका साथ ही नहीं दे पा रही। लाइक अगर सचिन तेंदुलकर को हम बोलते भाई आपको IPS बनना है तो कभी नहीं बन पाते, ठीक है, बट उनको क्रिकेट सही चीज में वो चले गए। फॉर एग्जांपल आई टेक अ बेटर एग्जांपल, सचिन बेटर परफॉर्म बास्केटबॉल में नहीं कर पाते। हाँ, सचिन तेंदुलकर बास्केटबॉल में ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते, या वो साइकिलिंग या वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। क्रिकेट उनके अकॉर्डिंगली सेट हो रही थी तो वो वहाँ पर अच्छे प्लेयर बन पाए, उनका बेस्ट आउटपुट निकल के आया। तो हम अभी यही कर रहे हैं मार्केट में, एक इंडिविजुअल जो चिल्ड्रन है उसको हम उसका बेस्ट आउटपुट बता पा रहे हैं और हम उसको बता देते हैं कि आप इनमें से 4-5 गेम में डाल सकते हैं बच्चे को। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और डीप जा सकता हूँ? मुझे बताओ क्या टेस्ट होते हैं, किस टाइप से टेस्ट होते हैं? ये एक आपने वर्ड यूज किया था फाइबर, तो ये किस टाइप से होता है? फाइबर, अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर 2 तरीके के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो होते हैं वो एंडोरेंस बेस्ड फाइबर होते हैं जिसमें आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाला काम कर सकते हैं, और टाइप 2 जो फाइबर होते हैं वो स्ट्रेंथ बेस्ड होते हैं जिसमें आप शॉर्ट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे आपको अगर स्प्रिंट एथलेटिक में हम बात करें तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर फॉर टाइप 2, और उसी में अगर हम बात करें टाइप 1 की जो एंड्योरेंस वाले गेम है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मैराथन रन, ये सब आते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। उनको आपको बॉडी को ज़्यादा लंबा चलना है तो उसमें आप टाइप 1 वाले अच्छे हैं, और टाइप 2 वाले में जो स्ट्रेंथ बेस्ड और पावर बेस्ड गेम है। ओके, और ये टेस्ट कैसे होते हैं? ये टेस्ट अगर मेडिकली हम बात करें तो बायोप्सी के थ्रू होते हैं, बट हम बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी है कुछ ऐसे लाइक उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है कि एक बच्चा 50 मीटर डैश कितने टाइम में कर पा रहा है, मतलब 50 मीटर का डिस्टेंस है वो कितने उसमें ले पा रहा है, जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है कि वो कहीं खड़ा हुआ वो कितनी दूर जंप कर पा रहा है, उसकी लेग उसमें कितनी जान है, वो पुशअप या हैंग कितनी देर कर पा रहा है, उसकी फोर आर्म में और लेग्स में कितनी जान है, उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि जिसमें वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। हमने चेक किया, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि अगर एक बॉर्डर है कि मान लो 50 मीटर डैश है, कोई बच्चा 8 सेकंड में कर रहा है, कोई 7 सेकंड में कर रहा है, तो स्टैंडर्ड हमने मान लिया कि जो 6.50 में कर पाएगा वो उसके शॉर्ट टर्म वाले ज़्यादा बढ़िया होंगे, ठीक है। बट अगर कोई उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा उस शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसके फाइबर 1 वाले टाइप एंड्योरेंस वाले ज़्यादा हैं। तो इसके ब्याह पे ऐसे टेस्टिस हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं, वरना अगर मेडिकल पर्पज से बायोप्सी। और यूजुअली अगर किसी बच्चे को आपके पास आना है टेस्ट कराने, तो व्हाट इज द एज, मिनिमम एज जिस एज में वो पेरेंट्स अपने बच्चे को ला सकते हैं? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। और आप क्या रेकमेंड करते हैं अगर किसी बच्चे को प्रोफेशनली कोई स्पोर्ट्स को फॉलो करना है? जैसे मेरा बच्चा है 5 ईयर्स का, मैंने बास्केटबॉल खेला तो मैं भी चाहता हूँ बास्केटबॉल खेले, लेकिन उसका मन नहीं है, ठीक है, तो मैं किस एज में उसको पुश करूँ कि ये स्पोर्ट्स और टेस्ट, पहले टेस्ट करा और मैं फिर उसको उस स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करूँ, फिर उनमें से वो चूज कर ले? हाँ, बच्चे को अगर हम बात करें कि गेम्स प्रोफेशनल कब डालना होता है, पहले हम बच्चे का ना बेस बनाते हैं, तो उसमें बच्चे की सारी मोबिलिटी, जितनी भी गेम्स है, सारी मोटर कंपोनेंट वो ग्रो करते हैं। तो इसीलिए जिम्नास्टिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे को, स्विमिंग करवाते हैं, ताकि उसकी बॉडी पूरी जितने भी मोटर कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाएं उसके, ठीक है। उसके बाद जब उसके फिजिकली जब 7 ईयर्स तक वो बच्चा पूरा ग्रोथ कर लेता है, उसके बाद हम स्पेसिफिकली बच्चे को ट्रेन करते हैं। क्योंकि आप देखो जनरल टर्म में तो आपको सब कुछ चाहिए ना, किसी भी स्पोर्ट्स में या फिटनेस में कुछ भी आप कर लो, आपको सारे कंपोनेंट चाहिए, बट स्पेसिफिकली डोमेन क्या कर रहा है उसमें, डोमिनेटिंग कौन सा है, वो हम 7 ईयर के बाद डालते हैं। तो इसीलिए पहले 7 साल तक आप बच्चे को 3 या 4 में भी आप किसी भी स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, किसी भी में जनरली
आप बच्चे को मूव करवाइए। लाइक आपने जिम्नास्टिक में डाला कुछ टाइम स्विमिंग में, क्योंकि आप बच्चे की मोटर कंपोनेंट पहले इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद आप स्पेसिफिक पे आ रहे हैं। तो पहले आप बच्चे को किसी भी गेम में डाल सकते हैं, और डायमेंशन अलग अलग हमें इम्प्रूव करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले वेट लिफ्टिंग में डाला फिर पावर लिफ्टिंग में डाल दिया, क्योंकि सेम है ना, स्ट्रेंथ मैंने डाला पहले एंडोरेंस बेस में डाल दिया, फिर मैंने स्ट्रेंथ बेस में डाल दिया, फिर मैंने मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी में डाल दिया। इसलिए जिम्नास्टिक को मदर्स ऑफ गेम्स कहा जाता है। ओके। क्योंकि वो बच्चे को ग्रो करवाती है हर मोटर लेवल पे, हर मोटर लेवल पर उसके हर डोमेन, फिटनेस और हेल्थ कंपोनेंट सारे इम्प्रूव होते हैं जिम्नास्टिक में। हैव यू इवन गिवन अ थॉट कि इंडिया के पास इतने कम मेडल्स क्यों आते हैं ओलंपिक्स में? सबसे पहला रीजन जो अभी हमने बताया कि हम गेम ही गलत चूज कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, मगर उस तरीके से लोग जा ही नहीं पा रहे स्पोर्ट्स में। मैंने गेम कैसे ज्वाइन करी, मेरे घर के सामने एकेडमी खुल गई थी टाइकोंडो की, मैं टाइकोंडो में चला गया। मैं रोड पे लड़ता था, मेरे घर वालों ने बोला कि तू वैसे ही लड़ता है तो ढंग से लड़ ले, लड़ना सीख ले वहाँ पर। तो मैंने टाइकोंडो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मगर वहाँ पर मुझे, अगर वहीं पर कुश्ती की एकेडमी खुल जाती तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता। मे भी हो सकता है मैं ओलंपिक खेल पाता, क्योंकि मेरे फाइबर उस तरीके के थे। हाइट छोटी थी। गेम दोनों लड़ने की है, दोनों कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं। एक है जिसमें आपको जान यूज़ करनी है, एक है टेक्निकली और स्पीडी गेम है। अब देखो, स्पीडी और टेक्निकली दोनों गेम वही है, ठीक है, बट वहाँ पर डोमिनेटिंग स्ट्रेंथ और हाइट का फर्क आ गया। यहाँ पर आपको लंबी हाइट चाहिए और स्पीडी गेम चाहिए, मतलब बहुत स्पीड चाहिए। आप किसी की किक आ रही है, आप एक किक में 4 किक आ जाती हैं। वही अगर उसमें हम रेसलिंग में देखते हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ टेक्निक है और वहाँ पर सिर्फ स्पीड है और टेक्निक है। तो ये जब रिलेट कर पाती है चीज़ें तो एक अच्छे मेडल आ पाते हैं। और मार्केट में ऐसे कोच भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं हर जगह पर कोच की को ऐसे क्यों बोलता हूँ, मगर मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो कोच हैं, जो इतने भी मार्केट में, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे पैसे बनने चाहिए। अगर मेरे को कोई दिख गया, मेरा बच्चा है वो इस गेम में बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको नहीं बोलूँगा कि आप किसी दूसरे, ये वाले डोमेन अच्छे हैं आप इसमें चले जाओ। एक रीज़न ये है कि उसको पैसे बनाने, और एक रीज़न ये है कि उसको नॉलेज ही नहीं है, कि उसको पता ही नहीं है कि मतलब क्या होता है। उसको है कि हाँ भाई मैं अपनी गेम करा रहा हूँ, अच्छा खेल रहा है तो खेल रहा है, नहीं खेल पा रहा तो नहीं खेल पा रहा। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। इंडिया में मेडल्स इसलिए नहीं आ रहे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम काफ़ी गेम्स को सेलिब्रेट नहीं करते। ये मेरा पॉइंट है थोड़ा सा, कि जैसे रेसलिंग को भी छोड़ दें, हॉकी हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हम इसको सेलिब्रेट ही नहीं करते, उस इंसान को उतना महत्व ही नहीं देते जितना हम क्रिकेट को देते हैं। तो इसकी वजह से लोग अपने बच्चों को उन चीज़ों में डालते ही नहीं है। प्लस यहाँ पे जो कोचेज़ हैं दे आर नॉट वेल ट्रेंड। तो आप एक्चुअली क्या है ना कि अगर घर वालों को चीज़ें दिखने लग जाएंगी, सपोर्ट मान लो एज एन करियर उनको दिखने लग जाएगा कि हाँ भाई बढ़िया मेरा बच्चा कर सकता है। किसी की भी पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है वो ना करे। वो किसी भी फैक्टर को इसलिए लेकर इमोशनल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई, जो एक थ्योरी बने आपके दिमाग में कि स्पोर्ट्स में सिर्फ 1% बच्चे कामयाब होते हैं, बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो दिमाग में बना लिया कि भाई हमारा बच्चा जाएगा, हो सकता है कि कामयाब हो सकता है ना हो। सपोर्ट नहीं दिख रही वैसी। मगर जैसे गवर्नमेंट, हरियाणा में हम बेसिकली बात करते हैं कि हरियाणा में इतने मेडल क्यों आते हैं, लोगों को दिखता है वहाँ कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा, मेडल आएगा, पैसे मिल जाएंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो पेरेंट्स उस चीज़ से संतुष्ट है, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। तो पूरे इंडिया में अभी ये कल्चर आया नहीं है उतनी स्पीड में, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें कमी हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी स्पेसिफाई नहीं कर पा रही, ग्रास रूट से लोगों को उठा नहीं पा रही। अगर मान लो मैं गेम की वैसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अभी गेम्स हुए हैं 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता पहले हुए हैं, ठीक है। एथलेटिक के इवेंट में वहाँ पर डोप टेस्ट करने वाले आ गए। सिर्फ एथलेटिक में 400 मीटर में एक लड़की भाग रही है, एक लड़का भाग रहा है, हर्डल में एक लड़का भाग रहा है, सारे बच्चे कहाँ गए? वो सारे बच्चे डोप टेस्ट से डरकर भाग गए। और जिसने डोप टेस्ट लिया था वो तो वहाँ, मतलब जिसने डोप ली थी, स्टेरॉइड लिए थे, वो खेलो इंडिया तक पहुँच गया ना। अब वहाँ से भाग गए तो क्या हुआ? जो असली बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो तो घर रह गए ना।
जो जिनको वो सरपास करके आए थे, जो सरपास करके आए थे, सीट खाली उन्होंने, जिनकी सीट खाली, जिनको उन्होंने हराया एक बेस लेवल पर, वो बच्चा तो पीछे घर रह गया ना। हाँ। उसके दिमाग में आ गया मैं हार गया, वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, वो बच्चा अब ये ग्रास रूट पे ये चीजें हो जाती तो वहां पर ऐसा होता ही नहीं। मुझे एक चीज़ बताओ, ये डोप कह लो या फिर स्ट्रेंथ हार्मोन, जो भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, लोग लेते हैं अपनी एनहांसमेंट करने के लिए, ये कितना कॉमन है इंडिया में वर्सेस आउटसाइड? ये बाहर भी कॉमन है, ठीक है, बट बाहर चीज़ों को एक तरीके से लिया जाता है, ठीक है, और एक लेवल पे आने के बाद इंडिया में क्या है, शॉर्ट टर्म में आपको गेन चाहिए, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आपको चाहिए कि मैं अभी लगाऊं और ये चीज़ पार कर लूँ, आप बाद की बात नहीं सोचते। अब मान लो जिन्होंने ये चीज़ें ली, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, ठीक है, उनको क्या लगा कि भाई यहाँ पर भी चेक नहीं होगा, हम यहाँ पर भी मेडल मार जाएंगे, मेडल मार जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, एक बढ़िया नाम मिल जाएगा, या जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, जो भी मिल रही है, मगर असली बच्चा तो मर गया ना। तो अब असली बच्चा भी क्या सोचेगा, भाई ऐसे ही होता है तो भाई तू भी लगा और चढ़ जा। तो जैसे जैसे ये अगर गवर्नमेंट और ये सब सपोर्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही ऐसी है जो इन चीज़ों को रोक सकती है। नहीं, गवर्नमेंट तो अपना कर रही है रोकने के लिए, डोप टेस्ट कर रही है ना, डोप टेस्ट कर रही है, बट कहाँ कर रही है ये स्पेसिफाई होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट में हार गया, हाँ। मैं बिना डोप के था, हाँ। ठीक है, मैं घर रह गया, आपने स्टेट में जाके उस बच्चे का डोप टेस्ट कर लिया, ठीक है, उस बच्चे को बाहर कर दिया, मेरा क्या हुआ, मैं तो घर में बैठा हुआ हूँ, मैं खेल सकता था स्टेट में। तो यू मीन डोप टेस्ट हर लेवल पे होना चाहिए? हर लेवल पर होना चाहिए, और आपको ऐसी टीम बनानी चाहिए जो चीज़ों को जाके चेक करती रहे, और जो कोच है, कोच के स्पेसिफाई चीज़ों को आपको एक लेवल बनाने पड़ेंगे हर चीज़ के। मुझे एक चीज़ तो, कोचेस रेकमेंड ही क्यों करते हैं? बच्चे को खुद पता ही नहीं होगा। मुझे जैसे मैं अगर ट्रेनिंग में जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या थोपना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोचेस रिकमेंडेशन बाद में आती है, हमारा जो आपसी संबंध है ना बच्चों में, दोस्ती यारी में, दोस्ती यारी, वो बहुत जल्दी आ जाती है। एक बार मेरे पास ऐसे ही कोई खेलो इंडिया कुछ चल रहा था, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मैं ना फंसने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा डोप टेस्ट होने वाला है और मैंने कुछ लिया था XYZ, ठीक है। मैंने कहा भाई किसने दिया आपको? कह रही वो बड़े वाले सीनियर भैया ले रहे थे, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भैया मेरी बढ़ नहीं रही, उन्होंने लगा दिए। मैंने कहा इसमें कोच क्या करेगा भाई, आपने क्यों लिए? कोच से पूछ के लिए थे। अब फंस कौन रहा है? कोच फंस रहा है, कोच का नाम खराब हो रहा है, कोच का नाम खराब हो रहा है। अब बच्चे ने आपसी उनमें ले लिए, क्योंकि बच्चों में, क्योंकि हम एजुकेट नहीं कर पा रहे। जो कोचेज हैं वो स्टूडेंट नहीं दें कोई दिक्कत नहीं है, डोप नहीं दें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उस तरीके से एजुकेट भी तो करो बच्चों को। और मगर एजुकेट करने के बाद भी रिजल्ट क्या आएगा? मेरे बच्चे स्टूडेंट नहीं लेते, माल नहीं लगाते, अगर देसी लैंग्वेज में बात करें, मेरे बच्चे मेडल नहीं मार पाते उतने जितने मारने चाहिए, ठीक है। अब मेरे बच्चे तो परेशान हो गए ना कि भाई मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे मेडल नहीं आ रहे। अब बच्चे को क्या लगेगा, जहाँ मेडल आ रहे हैं वहाँ चले जाते हैं। अब पीछे की स्टोरी क्या है किसको पता है। और ये वैसे अगर ऑन अ लॉन्गर टर्म्स देखा जाए, जो ये स्टेरॉइड्स लेते हैं आजकल, तो बहुत कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। क्या रिजल्ट क्या रहता है, मतलब बॉडी के ऊपर इसका नुकसान? अगर हम ऐसे स्पेसिफिकली अगर बात करें, मैं आपको, आप 20,000 रुपये में कहीं नौकरी करते हो, ठीक है, आपको मैं 1 लाख रुपए देने लग जाऊँ और आपको बोलूँ घर बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो नौकरी करने जाओगे? नहीं, छोड़ दोगे ना। और आपको मैं बोल रहा हूँ आपके पास ऑप्शन है कि आप वो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, और मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और 20,000 की नौकरी करोगे? मतलब फिर मैं दोनों रख लूंगा अगर पैसे ही आ रहे हैं तो। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो छोड़ दोगे। क्यों? आपको लगेगा फ्री के 1 लाख आ रहे हैं, अब मैं इसको यूज़ कैसे करूं, वो दिमाग लगाता हूं, आप उस जॉब को छोड़ दोगे। तो जब हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं कोई चीज़, तो हमारे लेवल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होती है। जब वो प्रोडक्शन बंद हो जाती है, क्योंकि उसको बाहर से मिल रहे हैं हार्मोन, तो वो बाहर से मिलते रहते हैं, तो इंजन जो होता है हमारा खुद का जो बॉडी फंक्शनिंग होती है वो स्टॉप कर देती है। मगर जब बाहर से भी मिलना बंद हो जाते हैं, उसको नौकरी करने की, या मतलब जो उसका फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, वो दोबारा रिकवरी उसमें अपनी वर्किंग पोजीशन में आती नहीं है। सबसे पहला हो गया ये। तो क्या होता है, बॉडी की जब फंक्शनिंग है, आपके हार्ट को, आपके लीवर को जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो धीरे धीरे उसका काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ओवरलोड दे रहे हैं। तो जब आप ओवरलोड देंगे
तो आपके जब जैसे आपने अभी बोला था कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ये तब उस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो कैन वी से जो आजकल जिम में जितने कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इट कुड बी द रीजन सप्लीमेंट्स या रॉन्ग वर्कआउट? नहीं नहीं नहीं, वो एक बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है जो आजकल जिम में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी बता रहा था जो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनकी। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताओ जो आजकल जिम में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। जो जिम में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इसका मेनली रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, ये आपके पूरे हेल्थ लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, ठीक है। बट आप जब हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने उसको चीज़ों को चेक नहीं किया और वैसे चीज़ों को सेट नहीं कर रखा, तो वहाँ पर वो ट्रिगर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है वो जिम की वजह से आ रही हैं, वो हो सकता है आपके घर में बैठे बैठे भी आ जाए, वो हो सकता है आप जैसे जब स्टेज चढ़ रहे हो तब आ जाए। इट्स लाइक कि तुमने अपने हार्ट को कभी 160 पे पंप ही नहीं मारा, हाँ, कि तो अब तुम एकदम मारोगे तो भाई वो खराब ही होगा। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको एक धीरे धीरे चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जैसे आप कर रहे हैं, अभी मान लो मैं जिम गया, ऐसा नहीं है मेरे को जाते ही अपना बिल्कुल 100% दे देना है, ठीक है। मुझे पहले उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। लाइक मैं आज कर सकता हूँ 100, मगर मैं करूँगा सिर्फ 70-60, फिर मैं धीरे धीरे करके उसको पुश करूँगा। मुझे मोटिवेट होकर सीधा एक बारी में पंप नहीं करना। लाइक अगर हम 2 बंदे ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, एक ने अपने म्यूजिक लगाया मोटिवेशनल टाइप, एक नॉर्मली स्लो स्पीड में अपने अकॉर्डिंगली भाग रहा है, ठीक है। वो जो जिसने मोटिवेशनल गाने लगाए थे और वो एकदम से भागेगा बहुत तेज, और थोड़ी देर में उसकी बॉडी जवाब दे जाएगी और थक के हट जाएगा। बट वो जो अपनी बॉडी की सुनकर अपने अकॉर्डिंगली भाग रहा था, वो लंबे टाइम के लिए और लंबे ड्यूरेशन के लिए उस चीज़ों को कर पाएगा। तो वैसे ही है कि हम गए मोटिवेट होकर, हमने अपना पूरा सोचा आज ही करके जाना है सब कुछ, सेकेंड डे है ही नहीं। बट लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल में अगर जिम या फिटनेस को ऐड करना है तो ये पूरा सालों साल चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ आज के लिए है। हम क्या करते हैं, मेरी शादी आने वाली है, मुझे 10 किलो कम करना है, मुझे मेरे उस फंक्शन में जाना है, भाई की शादी है, मेरे को पेट अंदर कर ले। और सबसे बड़ी सिचुएशन, मतलब ऐसे लोग पूछते हैं कि सर मेरे को जाना है, बस पेट अंदर हो जाए, बाकी सब तो मेरा फिट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं एक जगह से फिट हो जाओ और बाकी सब ऐसे ही रहे। तो वो एक लॉन्ग टर्म आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कि 2 दिन में कर लोगे, 4 दिन में। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये एक लॉन्ग जर्नी है, शॉर्ट टर्म बर्स्ट नहीं है कि आप जाओ और कर लो। तो इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती हैं। और जो आपने बताया हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ट्रेडमिल पे भागते भागते लोग बेहोश हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो रहा है कि वो ट्रिगर कर जा रही है। ऐसा नहीं है वो जिम में आ रही है, वो आनी थी, वो घर पर भी आ सकती थी, और जब स्टेज चढ़ रहे थे तब भी आ सकती थी, बस वो वहाँ पर ट्रिगर कर गई। आपने ना एक बड़ी, मतलब थोड़ा डार्क हो जाएगा, आपने ना एक बड़ी सही लाइन बोली कि ना जो बंदा सोच के आया ना कि साला आज का दिन ही, आज ही पूरी जान लगा देता हूँ, उसका आज ही था भाई। का कल नहीं था। कर मेरे साथ हो गया। तो कल था ही नहीं उसको, उसने कहा आज ये कर लेता हूँ भाई। उस दिन क्या हुआ, मैं नीचे था, मेरे को ना ये होता है कि यार मैं भागा नहीं हूँ बहुत दिन, तो मैं नीचे सिगरेट पी अपने दोस्त के साथ, और मैं 7 फ्लोर दौड़ के चढ़ गया। जब मैं ऊपर पहुंचा ना भाई, बस मैं सीट पे जाके यूं बैठा हूँ और मेरा दुनिया घूम रही है मेरी। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, राइट? बिल्कुल, वो आपने एकदम से जो चीज़ काम नहीं कर रही, आपने उसको एकदम से बस्ट आउट वो कर भी दिया। सुट्टा मारने के बाद। हाँ, तो आपने उसको पुश दे दिया, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ एकदम से, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा क्योंकि आप एकदम रन करके ऊपर आए, ठीक है, और आपने स्मोकिंग भी कर रखी है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैंने स्मोक किया और जैसे ही मैंने अंदर इनहेल किया और एक्सहेल कर दिया वो हो गया, कुछ तो कुछ अंदर भी रहा ना। बहुत कुछ रहता है, बीपी बढ़ता है उससे भाई। बिल्कुल, है ना। तो फिर जो अंदर रहा वो आपके केमिकल रिएक्शन आपने आज तक सिगरेट नहीं पीना? पता चल गया था मुझे, पूछो कैसे? कैसे? जब मैंने बोला मैं सिगरेट ऐसे पी, मैं जब कब करूँ ना करूँ मैं यूं कर लूंगा, तुमने क्या किया ऐसे टेढ़ा सा, कभी ऐसे सिगरेट पकड़ी नहीं है, गिर जाएगी। हाँ भाई, दिस इज हाउ हम लड़के क्या, मैंने काफी आजकल बच्चे देखे हैं, टीनेजर्स जबरदस्ती सिगरेट पी रहे हैं, माउथ फ्रैक कर रहे हैं। तुम्हें अगर सुट्टा मारना है तो ढंग से मारो, वरना मत मारो। ये लाइन काटेंगे यार, ये नहीं रखेंगे। आपने ना एक आदमी सिंगा करके था, उसको ट्रेन किया था पावर लिफ्टिंग के लिए, एंड उसकी कोई रजत दलाल के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। वर यू पार्ट ऑफ इट? नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है किसी कंट्रोवर्सी से। मैं अपना नॉर्मल ट्रेनिंग करवाता हूँ और अपना नॉर्मल ट्रेनिंग कराई, किसी को जो भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अपना सिर्फ साइड बस। बट मैंने जैसे इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, इट जस्ट केम आउट कि
मतलब आपका नाम था ऐसी जगह पे? नहीं, मेरा नाम नहीं हो सकता। बीच में कभी आपस में ऐसे ले लिया हो तो पता नहीं, मगर मेरा कोई रोल नहीं है कहीं पे भी। लेना था। कह रहे मजा नहीं आया, व्यूज रह गए। पर हुआ क्या था पूरा? कुछ नहीं, जैसे मान लो हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपने मेरे को सिंघा तो यंग लड़का है। हाँ, जैसे मैंने उसका जो रजत दलाल है ना, दलाल लगता है, हम्म। तो हम भी जो दलाल होते हैं हमको ऐसे बोलते हैं, दल्ला दल्ला दल्ला, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि क्या तू ये हवाबाजी दिखा रहा है डेली मार मार के, दल्ले की वो दलाल की जगह दल्ला बोल दिया। तो उसी बात का फिर वो सारा बवाल उठा। बट अगर देखा जाए रजत दलाल इज अ वेरी गुड पावर लिफ्टर। नहीं क्यों? मेडल लेकर आया यार वो, वेट डेडलिफ्ट मारता तगड़ी, रोज मार देते हैं, कोई खास नहीं है। नहीं, एज एन रजत दलाल वैसे देखा जाए कुछ है ही नहीं। कहा जाता है कि इज अ वेरी गुड पावर लिफ्टर, वो बिग बॉस में आया, उसने बताया मैंने इतने मेडल जीते हैं। व्हाट इज द रियलिटी? बेसिकली अगर हम बात करें, पावर लिफ्टिंग कोई गेम है ही नहीं। हर गली में हर इंटरनेशनल प्लेयर बैठा है और हर गली में वर्ल्ड चैंपियन बैठा हुआ है। तो कहाँ से आ गए इंटरनेशनल प्लेयर इतने, और कहाँ से और सबसे बड़ी बात, एक पावर लिफ्टर दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर को जानता ही नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि उनके बीच में 100 फेडरेशन है, ठीक है। आपसी में 4 जने मिले, चारों जनों ने बोला हम इंटरनेशनल करवा रहे हैं, हम नेशनल करवा रहे हैं। आप थाईलैंड बैठे हो, मैं इंडिया बैठा हूँ, दोनों ने बोला भाई पैसे कमाते हैं, 10 बच्चों को उठाया और इंटरनेशनल हो गया, थाईलैंड हो गया ना। आप मैं बच्चों को ले गया, उनके लिए इंटरनेशनल हो गया, और जो आपके बच्चे खेल रहे हैं इंडिया के बच्चे आए हैं, उनके लिए इंटरनेशनल हो गया। तो मेडल अगर आप सच में, कोई बोलता है कि मैंने इतने मेडल मारे हैं, ये मारे हैं, वो मारे हैं, आप ओलंपिक जाओ ना, आप देश का नाम करो, आप इन्फ्लुएंसर बन गए बहुत तगड़े, या कोई भी ऐसा है, ठीक है। आप देश इंडिया के लिए जो मेडल नहीं आ पा रहे, आप इंस्टाग्राम पे बोल रहे हो ये पाड़ दिया हमने, ये पाड़ दिया, वो पाड़ दिया। ओलंपिक में मेडल ले आओ ना भाई, नहीं ला पा अच्छा रहे मुझे ना। एक चीज बताओ, व्हाट इज द जनरल वेट? जैसे आई लुक एट हिम, जितने की वो डेडलिफ्ट मारता है, इट्स मेरे लिए इट्स अ कमेंडेबल थिंग भाई, बहुत आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर इनटू फिटनेस इंडस्ट्री। एक इंसान यूजुअली कितनी डेडलिफ्ट मारता है? बेसिकली आजकल जो बिल्कुल कॉमन है 200 तो बिल्कुल 200 किलो कॉमन डेडलिफ्ट है। हाँ, बिल्कुल कॉमन डेडलिफ्ट है। नॉर्मल जो कुछ टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं नॉर्मल इन द सेंस ये नहीं कि जो लोग नॉर्मली, नहीं नॉर्मल नहीं, जो थोड़ा पावर जो लिफ्टिंग में थोड़ा है, सा पावर लिफ्टिंग में है, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है और उसका मसल मास बढ़िया है, ठीक है, वो आराम से 200 किलो की डेडलिफ्ट मार लेता है। तो 250 200 ये जो डालते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली कोई भी जो प्लेयर है वो मार लेता है। मगर लोगों को दिख रहा है, जो उनके लिए तो 200 किलो बहुत बड़ी बात हो गई ना। लाइक मैं 150 तो क्लीन एंड जर्क मार देता हूँ, तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। तुम 150 क्लीन एंड जर्क मार लेते हो? हाँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं ना 200 किलो। तो अब अगर इंस्टाग्राम पे चलने लग गए तो लोगों के लिए भगवान हो गए हम। तो जहां पर जो चीज चल रही है सिर्फ It's वही like है। selling only then, हाँ, marketing अगर है मान सारी। लो कि मैं 150 किलो मार के इंडिया पार नहीं कर पा रहा, नेशनल में मेडल नहीं ला पा रहा, तो सोचो प्लेयर किस लेवल के बैठे हुए हैं। तो मेरे से भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर अगर बैठे हुए कम्पीट हैं। करना है आपके हिसाब से इंडिया में क्या स्टैंडर्ड है डेडलिफ्ट का, जो अगर पावर लिफ्टिंग में जा रहे हैं तो? डेडलिफ्ट इंडिया, पावर लिफ्टिंग कोई गेम ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड कैसे सेट करेंगे तो फिर ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं मतलब? ये सब बस एक फेडरेशन है जो चल रही है, ठीक है, वो भी आपस में चल रही है। इनका कोई, अगर मान लो कोई सरकार जॉब नहीं दे रही उनको, ठीक है, कोई डोप टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, एक फेडरेशन है बस, उसमें डोप टेस्ट हो रहा है, बाकी कहीं डोप टेस्ट नहीं हो रहा, सब इंटरनेशनल प्लेयर बन जा रहे हैं। कोई इंडिया सपोर्ट नहीं कर रही। अगर मान लो आप किसी गेम में हो, किसी स्पोर्ट्स में हो, तो गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है उस चीज से। तो आपके हिसाब से पावर लिफ्टिंग कोई स्पोर्ट ही नहीं है? पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स है मगर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स नहीं है। अच्छा, ओके, दिस इज न्यूज़ यार, मैं इसको स्पोर्ट्स मानता था कि दिस इज स्पोर्ट्स। पहले रेलवे में जॉब थी बट वो हट गई है, ठीक है, अब कहीं पर भी वैलिड नहीं है। अब सिर्फ वेट लिफ्टिंग को पूछा जाता है, क्योंकि ओलंपिक में भी वेट लिफ्टिंग है। मीराबाई चानू अभी मेडल भी लाई थी कुछ साल पहले, ठीक है। उसके पावर लिफ्टिंग में आप कितने लोगों को जानते हो, या गेम में ऐसे तो कोई जानता नहीं है, मगर रिकॉग्नाइजेशन क्या है वो मैटर करता है। तो पावर लिफ्टिंग की कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, ठीक है। मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ, मगर अगर फ्यूचर वाइज देखोगे तो पावर लिफ्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है किसी भी बच्चे का जो भी कर रहा है। इन्फ्लुएंसर बन गया तो ठीक है, वरना आप घर पे जाओगे, अपनी पढ़ाई कर लो, साथ साथ नौकरी वोकरी उससे लग जाओगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम तक रहे हो, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स?
करप्ट है? करप्शन अगर हम देखें तो हर जगह है, ठीक है यार but- फेवरेट, मैं करप्शन को पता क्या बोलता हूँ, पैसा नहीं कह रहा मैं, करप्शन हाँ, फेवरेटिज्म corruption, बोल रहा हूँ मैं। फेवरेटिज्म हर जगह होता है। इसका लड़का खेल रहा है, चाहे उसको भाई वो फुद्दू है खेलने के लिए यार वो लड़का। बट क्या होता है, ये ज्यादा जो होता है वो टीम गेम्स में हो सकता है, मगर जो इंडिविजुअल गेम है वहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक तरफा खेलते हैं, उनका कोई फिर कोई निकाल ही नहीं सकता वो उनको। फिर स्किल खा गई है, स्किल ने हाँ, खा गया। हाँ तो जहाँ पर टीम गेम है वहां पर ये बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। कहीं पर भी हो, पूरे इंडिया में ये चीजें चलती है, बट एक लेवल पे जाके वो चीजें आउट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। जब आपकी सबको दिखेगा, मान लो आप इंटरनेशनल कोई इवेंट खेल रहे हो तो आप दिखोगे ना, टीवी पे भी आ रहे हो, सब आ रहे हो, आप नहीं कर पा रहे तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, न्यूज़ भी है, सब कुछ है, डेमोक्रेसी है। तो एक लेवल तक है ये चीज़ें, उसके बाद सही हो जाती है। सर, एक हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं बृजभूषण चरण सिंह जी, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, जो रेसलर ने प्रोटेस्ट किया था, कुछ छेड़छाड़ हुई थी, और कभी भी ना एक क्लियर पिक्चर ही नहीं आई, ना मीडिया में आई, ना न्यूज़ में आई, डिजिटल में भी नहीं आया और टीवी मीडिया में भी नहीं आया कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या, कह रहे छेड़छाड़ हुई है और किन लड़कियों के साथ है वो भी नहीं पता। तो डू यू नो कि इनसाइड स्टोरी क्या है, और सच में ये प्रोटेस्ट वैलिड था या फिर इट वाज जस्ट कि मुझे माइलेज मिल जाए, जैसे अब वो उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी साक्षी ने, और इट वाज अ पॉलिटिकल मूव? इसमें ना हर जगह क्या होता है, पावर के बेस पे आप किसी को डोमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्लियर पिक्चर तो किसी को भी नहीं पता आज तक, तो हम बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते किसी चीज़ को और सही भी नहीं कह सकते, बट डोमिनेशन तो है, मेल डोमिनेशन वुमेन्स के ऊपर इन चीज़ों में है और हर जगह होता है, ठीक है। बट कहाँ पर कितना ज़्यादा है कम है वो स्पेसिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, और इस केस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें गलत हों या सारी चीज़ें सही हों, हर तरफ से कुछ चीज़ें सही होंगी और कुछ चीज़ें गलत होंगी। बट अगर कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है कि वो बिल्कुल वाइट चिट मिल गई है उनको, तो हम भी उन पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब फिर आपका पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स अभी ऐसा आपने कोई बहुत अच्छा सिनेरियो आंसर दिया ना। अच्छा, टेल मी ऑनेस्टली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम जो विमेन की बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वर्ल्ड कप जीत के लाई, ब्लाइंड गर्ल्स वर्ल्ड कप जीत के लाई, रेसलिंग में लड़कियां कमाल कर रही हैं, हमारे बैडमिंटन में लड़कियां कमाल कर रही हैं, डू यू थिंक लड़कियां इस टाइम पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हैं एज कम्पेयर टू मैन? जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो गए या फिर इवन टीम गेम्स भी हो गए, हम सेलिब्रेट मैन स्पोर्ट्स को कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां किल कर रही हैं। अगर तुम स्टैट्स देखो ना, नंबर से पिछले 2-3 साल का स्टैट्स निकालो, भाई किल कर रही हैं लड़कियां। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में? और जेनेटिकली अगर देखा जाए, प्लीज मुझे गालियां मत देना, लड़कियां आर वीकर देन मेन जेनेटिकली, जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे वो किल कर रही हैं स्किल बेस के ऊपर। बिल्कुल, क्या है, लास्ट कुछ ईयर से गर्ल्स को उस तरह का प्रमोशन मिला है, ठीक है। गर्ल्स को सेफ्टी महसूस हुई है चीज़ों को लेकर, ठीक है। थैंक यू। स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ें क्लेरिफाई हो गई हैं। पहले जब से ये, अभी हमने बात करी थी सोशल मीडिया की, तो जब से सोशल मीडिया आया है तो अगर मान लो कोई गलत करना चाहता है, कुछ भी गलत करना चाहता है, तो अब डरता है कि मेरी रील वायरल हो जाएगी, मैं इंस्टाग्राम पर 10 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा मुझे भी नहीं पता। कुछ ऐसे बहुत बड़े नेता थे या बहुत केसेस ऐसे थे जो अगर इंस्टाग्राम या कुछ नहीं होता वो कभी किसी को पता भी नहीं लगते, वो मिनटों में गायब हो जाते। क्यों? पावर थी लोगों के पास, या मतलब है। बट जो चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू इतनी जर्नलाइज हो गई है उसको आप छुपाना मुश्किल है। मीडिया को दबा सकते हो आप पैसे के पावर के बेस पे, ठीक है, सोशल मीडिया को कैसे दबाओगे? yes. तो ये सोशल मीडिया की पावर भी है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, और चीज़ें धीरे धीरे क्लेरिफाई हो रही है और लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोगों को जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं और गर्ल्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। क्योंकि लोग पहले डरते थे, अब लोग थोड़ा थोड़ा घर से निकालने लगे हैं लोग अपनी वुमेन्स को, ठीक है। राजस्थान में बिल्कुल ऐसा था कि उनको तो निकालना ही नहीं है, हरियाणा में था बट उतना नहीं था डोमिनेट जितना और स्टेट्स में था। हरियाणा में क्योंकि रहता है कि तुम पावरफुल हो तो हम भी हैं, देख लेंगे क्या होगा रो लोगे, क्योंकि सब वहाँ पर एक अलग सा ओहदा बना हुआ है। तो उसको अगर हम छोड़ दें, क्योंकि अगर आप मेडल भी देखोगे तो हरियाणा वुमेन्स ला रही है, पंजाब वुमेन्स ला रही हैं, अदर स्टेट में अभी भी थोड़ी सी कमी है, वो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो मैं कह रहा हूँ अभी स्टेट्स से आए, इन वुमेन्स वाला स्टेट्स अभी बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि
इंडिया की वुमेन्स में जो पावर है ना, जो उनका बेस बना हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारी मम्मियाँ पहले डिवोर्स वाला सिस्टम था ही नहीं, तो आदमी तब भी वीकर था साइकोलॉजिकल, मगर औरत ऐसी थी कुछ भी हो रहा है मगर यहीं रहना है, एंड्योरेंस, मेंटल फाइबर, मेंटल एंड्योरेंस थी। मेंटल एंड्योरेंस के बेस पे अब क्या है कि ऐसा नहीं है ना कि मेरी मम्मी या मेरे बहन है वो दोनों अलग हैं, कुछ बहुत सारी चीजें मेरी मम्मी वाली ही ट्रांसफर हुई है मेरी बहन में, ठीक है? तो और मेरी मम्मी में मेरी नानी वाली, दादी वाली, मतलब नानी पूरी जनरेशन आई है, ऐसी जनरेशन आई है। तो वुमेन्स में जब ये मेंटल एंड्योरेंस बना तो इंडिया की वुमेन बहुत स्ट्रोंग है मेंटली। इसीलिए अगर मैं कभी वर्कआउट में भी बात करता हूँ साइकिल अगर डिफरेंस में, तो मैं बोलता हूँ कि मेंटली अगर देखा जाए तो आदमी वीकर होते हैं साइकोलॉजिकली, वुमेन स्ट्रोंग होती है, ठीक है? उसका रीजन यही है क्योंकि उन्होंने उन चीज सिचुएशन इतनी बनी मगर वो तब भी खड़ी रही। आदमी के पास क्या था? क्विक सॉल्यूशन था उस टाइम पर। आज तो सबके पास हो गया मगर उस टाइम पर आदमी के पास था, औरत के पास ऑप्शन नहीं था। द्रौपदी की शादी 5 लोगों के साथ हुई, उसको वहीं रहना पड़ा ना, गलती से हुई कैसे भी हो गई, वो वहीं थी 5 लोगों में, क्योंकि उसको पता था जहां एक बार पिता के घर से निकले तो वो जिस घर में गई है वही घर है। उन्होंने उन चीजों को मेंटली टफनेस उनकी इतनी काम आई, यही चीज आदमी के साथ हो जाए और उसके मन में ना हो। वो एक ही कोई आदमी है जिसको सिंगल वुमेन मैन है, ठीक है, उसको ऐसा कर दोगे वो कर ही नहीं पाएगा, उसका माइंड वो इस चीज़ों को अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा। मगर उस केस में हुआ ना महाभारत वाले में, तो मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की वुमेन का मेंटल स्टेटस बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर्स कंट्री। तो जैसे जैसे वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो इंडिया की वुमेन और फोड़ेंगी और बहुत आगे जाएगी। ट्रू। अब मैं इधर सोचता हूँ बेचारा जब पाकिस्तान की विमेन आगे आएंगी उनमें तो बहुत ज्यादा एंड्योरेंस है। पाकिस्तान ब्रो सही फैक्ट है यार ये। भाई पाकिस्तान की लड़कियां अगर देख रही हैं, तुम अगर स्पोर्ट्स में आ गई तुम खा जाओगी। पाकिस्तान की वुमेन्स अगर जब तक कोई चीजें सामने नहीं आती तब तक कोई उसका देखो फेवरेटिज्म अलग है, हम एंड्योरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, बेचारी क्या क्या सह रही हैं यार वो। भाई मुझे ना एक चीज बताओ, इफ आई एम गोइंग टू जिम और मुझे कुछ नहीं पता जिम के बारे में, मेरे को वेट लॉस करना है और मुझे बॉडी शेप में लानी है, मेरे को जो भी मार्केट में मिथ है कि मेरा वेट बढ़ गया, कम हो गया, मैं ये वाली एक्सरसाइज करूंगा, पहले ट्रेडमिल भाग लेता हूँ, फिर थोड़ा वेट उठा लूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यूट्यूब देख कर आया हूँ, गिव मी अ रिजीम छोटी सी कि भाई तुम ये करो स्टार्टिंग में जाके, इट विल बी दी थिंग फॉर द फाउंडेशन। सबसे पहले तो मैं ये गाइड करना चाहता हूँ कि आप किसी एक्सपर्ट की कांटेक्ट में आए, ठीक है? आप जो ट्रेनर हैं, कोचेज हैं, उनसे गाइड लें। अगर मैं आपको कुछ भी XYZ यहाँ पर शॉर्ट उसमें बता दूँ कि आप ये कर लो वो कर लो, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी बहुत अलग होती है। अगर हम दोनों सेम हैं, ठीक है, मतलब सेम एनवायरनमेंट में बड़े हुए, सेम हमारे जीन्स हैं, हम दोनों बिल्कुल भाई हैं, ठीक है, जुड़वा हैं, वो भी ट्विंस हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल अलग होगी वर्किंग में। तो इसीलिए किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस हमें लेनी चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक है? अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए अपनी, ठीक है? आपको एंड्योरेंस और चीज़ों से पहले आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए, उसके बाद चीज़ों में आपको जाना चाहिए, लाइक रनिंग हो गई या आप फंक्शनल फिटनेस हो गई, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपके लिए बेसिक एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में। हमारा क्या है कि हमें वेट कम करना है, हम जाएंगे ट्रेडमिल, 1 घंटा ट्रेडमिल कर लो, 2 घंटा ट्रेडमिल कर लो, हमने आजकल मार्केट में ये चल रहा है कि ट्रेडमिल कर लो वेट कम हो जाता है, ठीक है? व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ? वेट तो कम हो जाएगा बट मसल लॉस हो जाएगा, ठीक है? फैट लॉस होगा बट मसल भी लॉस होगा, साथ में आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप बेसिक मोबिलिटी और स्ट्रेंथ पर काम करें, उसके बाद आप अपने गोल को आगे लाकर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान करें। वो हर किसी का अलग हो सकता है। अगर किसी का वेट 80 kg है, 90 kg है, ठीक है, उसकी हाइट 4 फीट 5 इंच है, तो वो बहुत ओबेसिटी में आ गया, तो वो ट्रेडमिल करेगा कैसे?
उसके लिए बिल्कुल साइंस अलग हो जाएगी वर्कआउट के लिए। अगर किसी का बॉडी फिजिक एथलेटिक है एकदम, ठीक है, और वो मसल मास भी बढ़िया है, उसको फैट लॉस करना है, तो उसके लिए वर्कआउट डिज़ाइन बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जो पहली बार भी जिम ज्वाइन कर रहा होगा उन सब में भी अलग अलग चीज़ें होंगी। इसीलिए पहले आपका कैसी बॉडी है, आपकी करंट स्टेटस क्या है, फिजिकल बेस पे, मेडिकल बेस पे, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान होंगी। मैं शॉर्ट टर्म एडवाइस नहीं देता, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में बता नहीं सकता। अच्छा, मैं फिर अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या पुशअप मारना ज़्यादा हाइप्ड है या फिर डज इट रियली हेल्प? पुशअप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, या पुशअप या कोई भी आप जो अपनी बॉडी से कर रहे हैं, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है। क्यों? पहले आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर रहे हैं और अपनी बॉडी को यूज़ करना आ पा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। बट क्या होता है सम केसेस में आपकी बॉडी का वेट है, लाइक मेरी बॉडी का वेट है 80 kg, ठीक है, मैं 80 kg अभी पुशअप करने के लिए मैं ढंग से मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, बट 2.5 के डंबल हैं, वो इजीली कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, स्केल अपना वर्जन किया, पहले मैंने 2.5 के लिए अपनी मसल को प्रिपेयर किया, फिर मैंने 50 kg के लिए किया, फिर 40 के लिए 60 70, ऐसे मैंने एक पुशअप तक आया। हर कोई पुशअप नहीं कर पाता, हर कोई पुलअप नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, एक बेसिक स्टैंड डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो हो सकता है आप डंबल के थ्रू कर पाएँ, वो हो सकता है आप स्किल बेस के थ्रू आप स्केल डाउन कर लें। लाइक पुशअप है, हम पुशअप का एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने पहले नीज पे पुशअप किया, या नीज पे नहीं कर पाया और स्केल डाउन करते हैं, मैंने वॉल पे पुशअप किया, फिर मैंने थोड़ी सी हाइट डिक्रीज की, अपने जो बेड है या सोफ़ा है उसकी लेवल पर आकर किया, फिर मैं धीरे धीरे मैंने नीज पे किया ग्राउंड पर आकर, फिर कुछ भी असिस्टेंट चीज़ यूज़ करी, बैंड यूज़ किया, उसको ऊपर टाई करके पुशअप किया। तो ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आपका लेवल क्या है, करंट लेवल, उसके बिहाफ पे ट्रेनिंग सेट होगी। ठीक है, मुझे ना एक और चीज़ बताओ, 2025 ख़त्म हो रहा है, 2026 में जो लोग नौकरी पेशा वाले 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, शायद जिम जाने का भी समय ना हो, एक घर की कोई रजीम हो सकती है कि इतना वॉक करो, इतना वर्कआउट, कुछ पुशअप पुलअप कुछ कर लो? अगर हम ऐसे वॉक की बात करें तो वॉक मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता वॉक को। आप उससे अच्छा आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हैं घर में। लाइक पुशअप की अभी हमने बात करी, पुशअप स्क्वाट्स, लंजेस, इनका सेट बना लिया हमने एक, ठीक है। लाइक अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं, 10 मिनट्स आपको करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स, ठीक है। 10 मिनट्स आपके पास टाइम है, उसमें आपको 5 बर्पी करनी है, ठीक है, 10 पुशअप करनी है। अब ये पुशअप हो सकता है नीज पे हो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, या आप नॉर्मली पुशअप कर रहे हो, या अपने ऊपर वेट रख लो, आप स्केल अप स्केल डाउन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिर 15 स्क्वाट्स, ये एक सिंगल रैप है, 5 10 15। अब 10 मिनट्स में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड निकालने हैं। तो इससे क्या हुआ, आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेन हुई, आपकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड हुई, जब स्क्वाट कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, बर्पी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी ने फंक्शनिंग करी, ठीक है, फंक्शनल मूवमेंट है तो बॉडी पूरी फंक्शनल मूवमेंट कर रही है। तो वॉक से अच्छा आप ये सब करें। वॉक ओवर हाइप है, अगर हम वैसे बात करें तो वॉक सिर्फ ओवर हाइप है और कुछ नहीं है। वॉक से ज़्यादा अच्छा आप ये करें, क्योंकि आप देखा होगा पार्कों में बहुत सालों से अंकल आंटी या कोई वॉक कर रहे हैं, वो जैसे पहले थे वो वैसे ही अब हैं, ठीक है। बट उन्होंने डाइट में चेंज करके चीज़ों को चेंज कर लिया, मगर उन्होंने उसके ब्याफ पे मसल मास भी लॉस कर दिया। फैट तो लूज़ हुआ बट मसल मास भी साथ में लूज़ हो गया। जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे, आप 40-50 क्रॉस करेंगे, तो मसल मास ही है जो आपको बचा के रखेगा। मसल मास चला गया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर मैं जिम नहीं करना चाहता, या फिर मैं कोई इतना टाइम नहीं देना चाहता एक्सरसाइज को, आई हैव जस्ट 30 मिनट्स, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 70 तक ना मेरे घुटने सलामत रहें, मेरे एल्बोज, मेरे जॉइंट्स वर्क करते रहें, ताकि मैं किसी पे फिजिकली डिपेंडेंट ना हो, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले हमें अपना मोबिलिटी वर्क करना चाहिए। लाइक मैंने 10-15 मिनट मोबिलिटी किया, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट किया। जरूरी नहीं है स्टैंड बेस्ड वर्कआउट आप डंबल से करें, आपने अपनी बॉडी से वर्कआउट कर लिया। लाइक मैंने कोर में प्लैंक होल्ड कर लिया,
स्क्वाट्स कर लिए, लंजेस कर ली, ठीक है, आपने बेड है आपके पास, आपने स्टेप अप कर लिया, स्टेप डाउन कर लिया, ठीक है, आपने होलो रॉक्स कर लिया। होलो रॉक्स इज आप ग्राउंड पे लाई डाउन हो गए, आपने अपने लेग्स और हैंड्स थोड़े से लिफ्ट कर लिए और एक बॉट की पोजीशन में आप आ गए, तो वो कोर पे आपका पूरा इफेक्ट आएगा उससे, ठीक है। आपने फंक्शनल मूवमेंट कैलिस्थेनिक चीजें ऐड कर लेनी है जो आप अपने घर पे इजिली कर सकते हैं। आपके घर में 2 किलो की वाटर बोतल है, आपने उसको उठा के, या बैग है, ठीक है, बैग में 10-12 बुके डाल ली, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा आप बुके बढ़ाते रहो, या आप डंबल भी परचेज कर सकते हो। आप उन चीज़ों से डेड लिफ्ट हो गई, शोल्डर प्रेसेस हो गई, या वाटर बोतल से भी कर सकते हो, बैग से भी कर सकते हो, और डंबल से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है। या आप 15 मिनट्स आपने ये किया, लाइक मैंने 15 रैप किए, या 12 to 15 जितने भी रैप किए, 4 सेट्स कर लिए, ठीक है, 10 से 15 मिनट में। मगर इंटेंसिटी थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी, ठीक। ऐसा नहीं कि आपको हार्ट रेट को बिल्कुल रिलैक्स, एक सेट मारा 5 मिनट बैठ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा इंटेंस करना पड़ेगा उसको। आपने 15 मिनट्स से वर्कआउट किया, देन आपने थोड़ा सा अपना फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया, 10-5 मिनट आप ख़त्म। और जो सच वाला वर्कआउट होता है वो एक्चुअली में होता ही 40 से 45 मिनट्स है। अच्छा, हम ना एक राउंड खेलते हैं। आप लोग ना बहुत ज़्यादा जिम में आपने देखा होगा लोग प्रोटीन ऐसे से हिला रहे हैं, तो हमारे राउंड का नाम है कम फास्ट, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, एक एक वर्ड में बताओगे, जैसे वॉल का कलर क्या है इस टाइम पे? वाइट। इस तरीके से, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर जिम कल्चर जो है वो एम्पावरिंग है या टॉक्सिक है? टॉक्सिक। तुम समझ गए ना मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्स एसेंशियल या ओवर हाइप्ड? एसेंशियल। दोबारा से करते हैं, ठीक है। एसेंशियल, ठीक है। सप्लीमेंट्स एसेंशियल या ओवर हाइप्ड? एसेंशियल्स। ठीक है। रियल फिटनेस वर्सेस फोटो फिटनेस, रियल फिटनेस वर्सेस फोटो फिटनेस, कौन बिल पे कर पाता है, किससे पैसा कमाया जाता है? रियल फिटनेस। यार ऐसा नहीं है यार, फोटो फिटनेस में ज़्यादा पैसा वही कमा रहे हैं। मगर जो रियल फिटनेस पे है उनका माइंडसेट वैसा है, तो वो अपने उसमें जो भी काम बाहर कर रहे का हैं धंधा है उसमें वो। फोड़ रहे लॉन्ग हैं, टर्म है ना। उसमें फोड़ रहे हैं वो। चेंज करना है आंसर? नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा था। जो हमारी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री है अभी रेडी है चेंज के लिए, कि चेंज करके हम रियलिटी की तरफ जाएं जहाँ पे हम मेडल ला पाएं, या फिर अभी भी वो सिर्फ ट्रेंड को चेज कर रही है? यही वो टाइम है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद चेंज नहीं हुआ तो ये कभी चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, या तो हम लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं, तो यही चेंज का टाइम है। द राइट टाइम। हमें जेन्युइनली आई फील दैट कि ट्रेंड फॉलो ना हो, रादर देन वी फॉलो द रियल, जहाँ पे हमें मेडल्स, हमारा नाम हो सके वर्ल्ड में। बिल्कुल। अच्छा, एक ऑनेस्ट एडवाइस देना जो आप हर जिम वाले बंदे को देना चाहते हो जो पहली बार जिम जा रहा है और वेट उठाने वाला है। अपने फैट लॉस मसल गेन से ज़्यादा अपने बॉडी मैकेनिज्म पे काम करें, और उसके बाद जब बॉडी मैकेनिज्म आपका ठीक हो जाए उसके बाद फैट लॉस मसल गेन, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर हम देखें कि हम देखते हैं 3 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन, 4th मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन, 6 मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ईजिली हो ही जाती है तो आप सोचो ना कितना ईजी काम है वो। तो सबसे मुश्किल काम है आपको अपनी बॉडी का मैकेनिज्म ठीक करना, आपको पेन फ्री लाइफ जीना, ठीक है, और फिजिकली आप इंटरनली फिट रहें, वो सबसे मुश्किल काम है। तो मेरा सबसे पहले रहता है कि आप सबसे पहले अपने बॉडी मैकेनिज्म को ठीक करो, क्योंकि आप जब बॉडी सही मैकेनिज्म से काम करेंगे तो जो चीज़ जहाँ पर रियल में आपको टेंशन देनी चाहिए, प्रेशर देना चाहिए जिस भी एक्सरसाइज में, वो वहीं पर काम करेगी। अगर कभी आपने देखा हो कि कहीं पर आपकी पेन है या कोई चीज़ काम नहीं कर रही, आप बाइसेप्स कर रहे हैं मगर बाइसेप में प्रेशर ही नहीं आ रहा, ट्राइसेप्स में आ रहा है। आप शोल्डर कर रहे हैं, शोल्डर में नहीं आ रहा, बैक में आ रहा है। मान लो मेरे पेन बैक में है, मैंने डंबल उठाए तो कहाँ पर आएगा? जैसे डंबल बैक में आएगा ना, तो मेरा मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी बैक में आया। तो पहले मैकेनिज्म ठीक करो, उसके बाद अपने गोल को ऐसा करो कि मुझे ये करना है, या जो भी आपका बहुत बड़ा गोल आपने सोच रखा है वो बहुत इजी गोल है। सबसे बड़ा गोल है कि आपको मैकेनिज्म ठीक करना, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए आज ही मिल जाए या कल मिल जाए फास्ट रिजल्ट, कि मुझे अपीयरेंस में अच्छा दिख जाऊं, अंदर क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर अगर मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो 1000-2000 करोड़ के मालिक हैं इजिली, मैंने उनसे अब पूछता हूँ कि आपका जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लेता। सैड यार। तो उनका
उनके पास सब कुछ है, मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े चीज़ को हायर कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, मगर वो तब भी उस चीज़ को नहीं जी पा रहे जो उनको लाइफ चाहिए थी, क्योंकि मेडिकली फिट नहीं हो पा रहे फिजिकली फिट नहीं है, मेडिकली एंड फिजिकली फिट नहीं है वो। सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या हो रही है आजकल जिमों में, जो किसी को भी मतलब बात ही नहीं हो रही उसके बारे में, हर जिम की कहानी? सबसे डेंजरस चीज़ ये हो रही है कि कोई 3 महीने ट्रेनिंग कर रहा है और वो सोच रहा है कि अब मैं ट्रेनर बन गया। अच्छा। क्योंकि मैंने किसी को अगर गाइड किया, आप मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए, मैंने आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया था, तो अगर मैंने आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया तो आपकी बॉडी पे सूट करी ना वो चीज़, आपने वो फर्दर किसी को आगे बता दी, बट एक्चुअली में वो आपकी बॉडी के लिए थी। तो जो चीज़ आपके लिए सही काम करी उसके लिए वो इंजरी बन गई। तो ट्रेनर जितने भी हैं उसमें मैं अपनी ही मार्केट की अपनी ही उसमें बुराई कर रहा हूँ कि 50% जो ट्रेनर है, 50 भी नहीं 60% जो ट्रेनर या कोचेज़ हैं वो ऐसे बने हैं कि 4-5 महीने जिम गए और वो आज बोल रहे हैं कि जी हम ट्रेनर बन गए। तो मार्केट में ये चल रहा है, और ये जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी और गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान देंगी इन पे, लाइसेंस बना देंगे, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होता है, दुबई में है, यूएसए में है, वहाँ पर कोचेस को लाइसेंस मिलता है, ट्रेनर्स को लाइसेंस मिलता है, उसके बिना आप ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ कल्चर होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को फिटनेस से डर ना लगे। इन कोचेज ने, क्योंकि आपको जितना मैंने सिखाया वो आपके लिए सिखाया था, आपने किसी और को कराया वो इंजरी हो गई, या मैंने वाई पर्सन को करवाया वो एक्स को करवाएगा उसको इंजरी हो गई, तो फिटनेस से डरने लग गया कि जिम में तो जाते ही इंजरी हो जाती है और मेरे को जिम शूट नहीं करती। ये एक बहुत कॉमन वर्ड आता है आजकल कि मेरे को तो भाई जिम शूट नहीं करती, जाता हूँ तो दिक्कतें शुरू हो जाती है। वो दिक्कतें ऐसे शुरू होती है, तो उसका रीज़न ये है, वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ, जो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री है उसमें स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, जिम में भी ओपनली इंजेक्टेबल्स, फैट बर्नर्स, ये सब कहाँ से, ये क्या हो रहा है, ये मतलब कैसे हो रहा है? ये लोगों को शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, और जो ये ट्रेनर कोचेज है उनको पैसा चाहिए। वो 2 रुपए के पैसे के लिए उसको देने को तैयार है, और लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए उनको लेने को तैयार हैं। इन दोनों में जब कोई चीज़ सुधरेगी, या तो कोई ऐसा बंदा है जैसे हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, जी गलत है तो गलत ही है, आप उसको कितने रुपए भी दे दो, मैं उसका ज्ञान नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। और ज्ञान क्या दूंगा, मैंने उसकी एजुकेशन ही नहीं ली, मैं PhD तक पहुंच गया, मैं भी पढ़ सकता था स्टेरॉइड के बारे में, मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ है ही नहीं हमारे सिलेबस में, हमारा ईमान ही नहीं मान रहा, गलत है तो गलत है। मैं कितने भी अच्छे तरीके, मैं स्टेरॉइड बनाए गए मेडिकल पर्पज़ से, आपको देने मेडिकल पर्पज़ से वो 5 mg, मैं दे रहा हूँ उसको 50 mg, मुझे पता है ना वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी आगे जाके, तो मेरा ईमान माना नहीं, तो मैंने उसकी पढ़ाई नहीं करी। तो जब तक ये चीज़ें दोनों तरफ से नहीं सुधरेंगी, जब तक लोग ऐसे चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। ओके। आपने ये कहानी सुनी है तरुण गिल की? बिल्कुल। ही वाज एक टाइम पे ट्रेंड कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री ओवर इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैगी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड नाउ ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट बॉडी, जैक्ट से बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की मैन बूब्स आए हुए हैं, पेट बाहर है। ये स्टेरॉइड्स का है या फिर ही जस्ट प्लेड इट? ये टोटली स्टेरॉइड था। तरुण गिल एक बहुत समझदार आदमी है, उसको मार्केटिंग करनी आती है। अगर आप देखें, उसको पता था कि मैं जो भी बोलूँगा, लोग क्या है, अगर मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लोग गधे हैं जितने देख रहे हैं। जेन्युइनली क्यों? उनको दिख रहा है कि वो बॉडी बन गई, भाई की मैगी खा रहे हैं, भाई साहब तो दारू पी रहे हैं, भाई साहब तो अलग अलग टैबलेट ले रहे हैं और उल्टी सीधी बात बता रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे। अब किसी को दिखेगा इन गलत चीज़ों से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, मैं भी गलत चीज़ें बनाने लग जाऊंगा। लोग अट्रैक्ट हुए, अब उसको दिखा कि ये मेरा ट्रेंड है जो मैगी वैगी वाला, अब ये खत्म हो रहा है, तो उन्होंने दिखा दिया भाई मैं तो स्टेरॉइड लेता था, अब ऐसा हो रहा है, तो लोग अब उनकी बात करने लग गए, तो वो चर्चा का विषय बना रहे। तरुण गिल की एक बहुत तगड़ी मार्केटिंग ये है कि वो कभी भी मार्केट से आउट नहीं होता। वो इतना पुराना आदमी है मगर वो मार्केट से आउट नहीं हो पाता, वो हर टाइम पर मार्केट में रहता है, कुछ भी हो। वो कभी I love the way you said वो इतना पुराना आदमी, मुझे ना पता कितना पुराना लगा यार वो, मतलब जैसे जाले लग जाते हैं ना एक इंसान को। वो इन्फ्लुएंसर की मार्केट में बहुत पुराना आदमी है भाई, वो जेन्युइन है आदमी।
जेन्युइन इन द सेंस मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ वो आदमी जो स्मार्ट कौन कौन थे इस संसार के अंदर। तरुण गिल पागल बना गया, अरविंद केजरीवाल भाई मैंने वोट किया था, मैं ही पागल बना, ठीक है। तीसरा बताओ कौन है, हम जो उसकी बात कर रहे हैं। बट दिस इज द फैक्ट यार, आई मीन ही नोज हाउ टू सेल एंड ही नोज हाउ टू सेल थिंग्स यार। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज योर व्यू ऑन फ्लाइंग बीस्ट? कौन है फ्लाइंग बीस्ट? गौरव तनेजा, ही स्टार्टेड अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाला, एंड मुझे ऐसा लगा वो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो पढ़ के बातें बता रहा था, एंड देन ही राउटेड टू अ डिफरेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उसको लगा कि फिटनेस इंडस्ट्री में ना स्कोप ही नहीं है आगे। आपके हिसाब से क्या फिटनेस इंडस्ट्री में जो यंग बच्चे आ रहे हैं एज अ ट्रेनर, एज कोचेस, स्कोप है इस चीज़ में ग्रो करने का? बिल्स पे कर पाता है कि वो मेरे को मतलब घर के खर्चे चल जाते हैं? बिल्कुल, अगर आप सही तरीके से काम करोगे, घर के खर्चे क्या बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो और बहुत अच्छा अर्निंग है। बट ये सारी दिक्कत क्या है कि आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, ठीक है, तो आप सही तरीके से आप उतना वायरल नहीं हो पाते। तो गौरव तनेजा उस हिसाब से वो बहुत है वायरल है, बट तरुण गिल वाला वायरल नहीं है। क्यों? तरुण गिल को मार्केटिंग आती है, उसको फर्क नहीं पड़ता उल्टा सीधा कैसा भी बोलना है, उसको बोलना है, उसको मार्केट में रहना है। आपका ईमान बोल रहा है कि आपको सही बोलना है, तो आप सही के बेस पे ज़्यादा देर मार्केट में नहीं बने रह सकते क्योंकि ऑडियंस गधी है। हाँ, तो ये तो ऐसे हो गया दाल बाटी सूरमा, तरुण भाई सूरमा। हाँ, तो चूरमा, अरे अच्छा, we come to the end of the podcast. I give you like a minute to tell people what is according to you, अगर तुम्हें किसी नए बच्चे को ज्ञान देना है ना कि भाई तू फिटनेस स्टार्ट कर रहा है, this is follow this, so this is your time brother. तो अगर आप फिटनेस में नए हैं और फिटनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप ट्रेन हार्ड की तरफ ना जाके ट्रेन स्मार्ट पे काम करें, और जो भी आपने एस्थेटिक बॉडी देखी हुई है उसको आप रियलिटी पे आ जाएं कि आप नेचुरली जितना ग्रो कर सकते हैं उतना एक सर्टेन अमाउंट तक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने बॉडी मैकेनिज्म पे काम करना है और एजुकेशन पे काम करना है, क्योंकि सिर्फ एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपका माइंडसेट क्लियर कर सकती है और आपको बता सकती है कि आप एस्थेटिकली कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमने मान लिया है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं 16-17 साल के बच्चे जो नेटी इतनी बढ़िया बॉडी बना रहे हैं, तो उन्होंने हमारी PhD डिग्री पे भी पानी फेर दिया है। वो कैसे मुझे आज तक भी नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंसर बनना था और उन्होंने भैया ने एक ये पर्दा है इसके पीछे खड़े होके क्या किया और आगे आके क्या किया कैमरे के बाद हमको नहीं पता। हमें कैमरे यहाँ पर जो किया वो दिखा, पीछे क्या किया वो हमको पता नहीं लगा। तो भाई यार तुम किसी को आज तक नहीं बताया मैंने ये पर्दा है यार। अरे मैं सबको लगता है दीवार है यार, ये दीवार है मेरे भाई। कह रहे ये पर्दा बता दिया, हमारी पोल खोल दी यार तुमने। अरे रुको, वॉलपेपर है। अरे वॉल पे असली वॉल है। हाँ, हाँ। I want you to keep this. आप एक दीवार के पीछे क्या करके आ रहे हैं और फिर कैमरे के आगे क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। तो जो इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम पर दिख रहा है उससे थोड़ा सा बाहर आकर अपनी रियल फिटनेस पर काम करें और रियल नॉलेज और एजुकेशन बेस पे काम करें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर आता है और चला जाता है। आज जो आया है वो थोड़े दिन में गायब हो जाने 100%, मगर आप रियल एजुकेशन के बेस पे काम करेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग काम कर पाएंगे, वरना आपका कोई फ्यूचर नहीं है। Just like Arvind Kejriwal vanished and Modi is staying. नहीं, ये भी गलत है। वो भी बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि सबको अपना धंधा चलाना है। अच्छा, मैं ना बिफोर वी रैप अप मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये स्टोरी यहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट होगी। ये स्टोरी मैं पहले सुना चुका हूँ, बट दिस इज अ फिटनेस स्टोरी। तो एक लड़का था, वो उसके माता पिता दोनों मोटे तो नहीं बोलूँगा, फैट ही थे। तो उनका बेटा भी थोड़ा प्लम्प मतलब मोटा हेल्दी पैदा हुआ एंड ओवरवेट रहा, एंड टिल दी 6-7th क्लास तक भाई वो काफ़ी मोटा था, लाइक छोटा और मोटा, और उसको क्लास में लड़के बुली करते थे। तो उसको ना एक होता है कि हम 7th में बात करें भाई मैं पायलट बनूंगा, मैं एयरफोर्स में जाऊँगा, मैं आर्मी में जाऊँगा। उसका था कि मुझे पतले होना है। 7th क्लास से ही वॉज स्ट्रेट कि मुझे पतले होना है, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मुझे सिर्फ वर्कआउट करना है। वो वर्कआउट करता रहा 7th 8th 9th 10th 11th 12th में आके ही स्टार्टेड लूजिंग वेट।
उसकी फिटनेस अच्छी हो गई और उसने जिम ज्वाइन कर लिया। उसने जिम ज्वाइन किया सेम फिटनेस एकेडमी, उसने वहाँ की मेंबरशिप ले ली, 1 साल किया, वेट लूज़ किया और उसने फिर उसके बाद 5 साल की मेंबरशिप ले ली वहाँ पे कि भाई मैं 5 साल यहाँ पे रहूँगा, अब तो मैं पक्का फिट हो जाऊँगा। फिर वो मर गया, जब वो 12th में था वो मर गया। और मतलब भाई एक उसके घर पे सन्नाटा और ये सब। करीबन 3 साल या 4 साल के बाद एक बच्चा उन्हीं के घर आता, बेल बजती है जहाँ पे वो बच्चा रहता था, कहता मैं यहाँ रहता था पहले और मैं मोटा था और मैं आप मेरे पहले पिछले जन्म में माता पिता थे और मैंने बहुत वर्कआउट किया, मैंने सेम फिटनेस एकेडमी ज्वाइन की थी, मेरे साथ प्लीज़ चलो, मैंने 5 साल के पैसे दिए हुए हैं, मेरी मेंबरशिप ट्रांसफ़र करा दो। तुम्हें समझ आया? नहीं। अरे यार भाई मैं फक यार मुझे ऑडियंस चली गई। भाई देखो सुनो कि तुम्हारा सेम फिटनेस मरे हुए लोगों के अगले जन्म में आते हैं, उनको भी तुम्हारे यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो रिटेन कर सकता है। तुम्हें अब समझ आया? फिर बोलना क्या था मुझे? तुम्हें कुछ नहीं बोलना था। अच्छा फक यार मेरी स्टोरी खराब कर दी यार। ओके वी गोना एंड अप यार, ठीक है? गुड टॉक गाइस। बोलना था बता दो। नहीं कुछ नहीं बोलना था भाई, ठीक है। ठीक है। ऑलराइट गाइस, वी गोना एंड अप हियर। वी हैड अ वेरी फन कास्ट और इसमें हमने जेन्युइनली कुछ बहुत सीरियस बातें की जहाँ पर वी लर्न अबाउट टाइप ऑफ फाइबर्स, वी लर्न अबाउट कि अगर आप अपने बच्चे को ओलंपिक्स या फिर इस तरीके का एम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से रिजीम बनानी है, किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं। वी हैड अ फन कन्वर्सेशन अबाउट इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, क्योंकि उनको फन की तरह लो, उनको सीरियस मत लो। हमने जैसे यहाँ पे हंसे हैं, आप भी हंसो, स्क्रॉल करो और आगे बढ़ जाओ। बट अगर आपने सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ करना है या फिर एक मोटिवेटिंग चीज़ करनी है, यू नीड टू गेट इन टू राइट फील्ड विद राइट पीपल लाइक हिम। ऐसा नहीं कि मेरे सामने बैठे हैं, जेन्युइनली यू कैन स्टडी अबाउट हिम ऑन इंटरनेट। आई एम गोना लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इनके सारे काम को लेके, कहाँ पर इनकी वेबसाइट है, क्या काम करते हैं, सो दैट यू बी श्योर कि हम राइट प्लेस और राइट पीपल के साथ हैं। विद दिस वी गोना एंड अप। और कोई भी सवाल है ना अपने पास रखो। वी गोना सी सम अदर टाइम। अडियोस।